जो सॉफ्टवेयर आपको बताए हैं वो इंस्टॉल कर लें। सर फयाज़ ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर की हुई हैं। अगर आप में से किसी को लिंक चाहिए तो वहाँ से भी उनसे भी लिंक ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि आप में से किसी को लिंक चाहिए, काम नहीं कर रहा लिंक आपके पास, तो आप सर फयाज़ से ले सकते हैं। ओके जी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है एंड वीडियो वॉच की है, लर्न किया है, डिज़ाइन की बेसिक क्रिएटिविटी समझ आई है। ओके, ज़बरदस्त। ये देखें आपको स्टूडेंट्स ने खुद से ट्राई करने की कोशिश की है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना साथ चलते हैं या इवन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें ऐड करें, तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, दोज लिंक्स आर नॉट वर्किंग, प्लीज़ गाइड अस हाउ कैन वी डाउनलोड दोज टूल्स। मैंने आपको बताया कि अगर किसी का लिंक काम नहीं कर रहा तो सर फयाज़ को उस फॉर्म पे कांटेक्ट करें, वो आपको 4 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए मैंने बताया था आपको मेथड क्या है। ठीक हो गया। सर आप जैसे आपने बताया लोगों को डिज़ाइन के कैसे स्टार्ट लेते हैं, कौन से स्टेप पे बताएं। पहले ड्रॉ करें, देन स्कैन देम एंड पेस्ट देम इन न्यू सॉफ्टवेयर, देन अरेंज देम, मिक्स देम एंड सो ऑन। यूज़ आइड्रा फ्रॉम बुक, लोगो बुक वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है हम उससे भी कर सकते हैं। उसने एक बुक इसलिए यूज़ की हुई थी क्योंकि उसमें जो लेटर मार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, सिम्बल्स अच्छे थे उसकी बुक के अंदर, जिसकी वजह से वो बुक यूज़ कर रहा था। आप चाहें तो कोई और सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको वो बुक ही चाहिए होगी। ठीक हो गया जी, अटेंडेंस डन होगी है। कैन वी ऑल्सो यूज़ ड्राइंग टैबलेट टू क्रिएट आइडियाज़ इंस्टेड ऑफ पेपर। देखिए पेपर और जो आपका टैबलेट है, नॉर्मली ये होता है कि हम लोग अगर टैबलेट भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका उस पर फ्लो अच्छा है तो आप ड्राइंग टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेपर नॉर्मली इसलिए यूज़ होता है क्योंकि पेपर चीप होता है, वो ज़ाया भी हो जाए, इतना मसला नहीं होता। आपका हाथ उसके साथ बैठा हुआ है, आप इजीली उसके साथ लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो इतना इशू नहीं होता। ड्राइंग टैबलेट उससे भी ज़्यादा बेहतर है। आपको इवन के कुछ भी ड्रॉ करना नहीं पसंद है, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वो जो पेपर और पेंसिल की जो आपस में एक रिलेशन होता है, वो जो फ्री फ्लो होता है, उसकी वजह से आपके आइडिया ज़्यादा फ्रीक्वेंट बाहर आते हैं, ठीक है। टैबलेट में नॉर्मली ये होता है कि हर बंदा टैबलेट पे इतना अच्छा काम नहीं कर सकता, वो जस्ट के साथ खेलता रहता है, ठीक है। पेपर पे थोड़ा सा हमारा जो फ्लो होता है, क्योंकि बचपन से हम पेपर यूज़ करते आ रहे हैं, पेंसिल यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो फ्लो जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को माइंड में हो कि हमारी स्केचिंग अच्छी नहीं है तो हम लोगों कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो वो इतना इशू नहीं है। आजकल के टूल्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि आप सिंपल अपना एक रफ स्केच भी उसके अंदर अगर ऐड करते हैं तो उससे भी आप अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो टूल है वो खुद ब खुद लाइंस वगैरह सारी सीधी कर लेता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। आपने जस्ट जो माइंड में आइडिया आ रहा है उसको टेढ़े मेढ़े स्केच के साथ पेपर पे उतार देना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्केचेस बहुत अच्छे हों, बहुत स्ट्रेट लाइंस हों, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टूल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सारा कुछ खुद हैंडल कर लेते हैं, आपने जस्ट को एक आइडिया देना। ओके जी, सर कल मैं अटेंडेंस लगाई थी बट फिर भी मेरा नाम एब्सेंट लिस्ट में है, क्यों सर? माइट भी आपकी अटेंडेंस सही से मार्क ना हुई हो। आप सर हारून को बता दें कि आपने अटेंडेंस कब मार्क की थी, ठीक है, वो उसको हैंडल कर लेंगे। ओके जी, कैन वी डाउनलोड PDF बुक ऑफ लोगो मॉडर्निज्म और इफ़ यू मे हैव सम टाइप ऑफ बुक। नॉर्मली मैं बुक पे रिलाई नहीं करता डिज़ाइन की फील्ड में, क्योंकि डिज़ाइन डेली बेस के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं, न्यू डिज़ाइंस आ रहे होते हैं, तो इसलिए बुक्स जो होती हैं वो ऑब्सलीट हो जाती हैं, ठीक है, पुरानी हो जाती हैं। वो जो बुक में चीज़ पढ़ी हुई वो पढ़ी हुई है, वो अपडेट नहीं हो रही। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको इंटरनेट से कोई बुक मिलती है, आप खुद से सीखना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम कोई स्पेसिफिक बुक नहीं यूज़ करेंगे, हम वेबसाइट्स को यूज़ करेंगे जो डेली बेस पे अपडेट हो रही होती हैं, उसमें डेली बेस पे न्यू डिज़ाइंस ऐड हो रहे होते हैं, तो हम ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करेंगे। ओके, सर जो ऐप्स इंस्टॉल करेंगे तो इनके लिए विंडोज़ कौन सी ठीक होगी? विंडोज़ 10 परफेक्ट है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, सर की आवाज़ बस मुझे नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? माइट भी सिर्फ आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज़ आ रही होगी। ठीक हो गया। सर जो लिंक कल शेयर किए थे सर ने, वो डाउनलोड होने में इशू आ रहा है मेरे लैपटॉप में। मैंने इसके लिए आप लोगों को बताया है कि सर फयाज़ को कांटेक्ट करें, जो भी इशू आपका सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट है वो सर फयाज़ से हेल्प ले लें, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लिंक काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं लिंक काम नहीं कर रहे, तो वो चीज़ जो है जिसको इशू आ रहा है वो सर फयाज़ से कॉन्टेक्ट कर ले। ओके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है बट इंस्टॉल नहीं हुए, क्या इशू आता है इंस्टॉलेशन पे, वो उनको बता दें सर को। सर कल वाला जो आपने लिंक दिया था उसमें जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो मिल सकती है PDF में। मैंने वो बुक मैंने आपको बता दिया कि बुक क्यों नहीं यूज़ कर रहा मैं, या मैंने कभी इंस्टॉल भी नहीं किया। अगर आपको कहीं मिलती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
ओके, लोगो डिज़ाइन की बुक अवेलेबल होगी या बुक शॉप पे? नहीं नहीं, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इंस्पायरेशन के लिए वेबसाइट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इंस्टॉलेशन वीडियो गाइड के लिंक वो उसी के अंदर ही हैं, ठीक है। आई वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट टू लेक्चर में हम लोगों ने ओवरऑल जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आप लेते हो तो मैं कोशिश करूँगा उसमें थोड़ा सा जो है रिवीजन कर लें लास्ट लेक्चर्स की। अच्छा जी सर, आफ्टर क्रिएटिंग अ लोगो ऑन पेपर कैन वी फिनिश इट यूजिंग टैबलेट? आप टैबलेट से भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करें बजाय इसके टैबलेट से करें। क्यों एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं वो मैं आगे चल के जब हम टूल पढ़ेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि टैबलेट पे क्यों नहीं करते। हाँ, पेपर की जगह आप टैबलेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन टैबलेट पे जो चीज़ बनाई है वो बाद में आपने इलस्ट्रेटर में लेके आनी होती है। अच्छा सर, ये टूल्स भी तो हाईली पेड हैं। टूल्स जो हैं अभी आपको फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा उसके लिए पे नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए वो फ्री है। अच्छा, लोगो डिज़ाइन की बुक का मैंने आपको बता दिया है। सर सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर आपको सर फयाज से मिलेंगे, उन्होंने पोस्ट की हुई है ग्रुप में, आप उनको मैसेज कर दें, वहाँ पे जो उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म पे कांटेक्ट करके उनको बताएं कि मैं कल ऐड हुई हूँ ग्रुप में और मुझे लिंक्स नहीं मिले, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे। अच्छा सर, ये सॉफ्टवेयर तो ओनली 30 डेज ट्रायल पे हैं, उनका साथ क्रैक वर्जन भी है, आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा क्रैक कैसे करना है उसको। विंडो 10 64 बिट सूटेबल है? जी बिल्कुल सूटेबल है। जिनके पास ट्रायल वर्जन आ रहा है वो प्लीज़ वीडियो देख लें जिस तरह डाउनलोड करनी है, वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर ताकि आपका जो ओवरऑल वर्जन है वो क्रैक हो जाए। मैंने कल एक आपको वेबसाइट बताई थी गेट इन टू पीसी के नाम से, जहाँ पे ऑलरेडी क्रैक्ड वर्जन है सॉफ्टवेयर के, ठीक है, वहाँ से भी ले सकते हैं। सर हाउ कैन वी कैप्चर न्यू आइडियाज़ ऑफ लोगो, व्हाट आर की पॉइंट ऑफ लोगोज़? ये हम लोगो डिज़ाइन पढ़ेंगे वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा भी सर फयाज ने करवा दिया था इंस्टॉल। देखें, अब सैफ को इशू आ रहा था इंस्टॉलेशन का, उन्होंने सर फयाज को कॉन्टेक्ट किया और सर फयाज ने उसको जो सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल करवा दिया, तो इसलिए इशू रिजॉल्व हो जाता है। आपने जस्ट सही बंदे को रीच करना है। आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई इशू आ रहा है और आप मुझे रीच कर रहे हो तो आप गलत बंदे को रीच कर रहे हो, ठीक है। मेरा काम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना नहीं है, उनके लिए एक प्रॉपर उन्होंने डेडिकेटेड पर्सन रखा हुआ है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के देंगे, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया। एडोब फोटोशॉप के ट्रायल 7 डेज़ का है, उसका क्रैक साथ अवेलेबल है। ये स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दिए जहाँ से आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, तो थोड़ा सा देखते रहा करें। अच्छा जी, सर हमारे पास कितने दिन है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए? आपके पास आज का दिन है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। कल इंशाल्लाह हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू करेंगे, उसके बेसिक्स को देखेंगे कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, किस सॉफ्टवेयर को किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग इंशाल्लाह कल से शुरू कर लेंगे। तो आप कोशिश करें आज आपके सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएं। कल बात मैंने कल भी की थी वैसे कि मैं आप लोगों को एक पूरा दिन दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। कोई भी इशू है तो आप कोशिश करें कि वो रिजॉल्व हो जाए। क्रैक किस तरह करना है? क्रैक करने का जो तरीका है वो वीडियो में बताया हुआ था, जिसके साथ आपके पास डाउनलोड का लिंक था। अभी अगर क्रैक नहीं हो रहा तो आप सर फयाज से वीडियो का लिंक दोबारा ले लें। ओके, मेरा भी इशू आ रहा था, कल मैंने सर से कांटेक्ट किया तो सर ने डेस्क सॉफ्टवेयर करवा के इंस्टॉल करवा दिया, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपको कह दिया कि वो इंस्टॉल कर लें ताकि सर फयाज आपके सिस्टम को रन कर सकें और वहाँ से आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। क्रैक इजीली हो जाता है, ठीक हो गया। सर कैन यू प्लीज़ टेल मी एडोब फोटोशॉप क्लाउड इज़ डिफरेंट? एडोब फोटोशॉप क्लाउड में तो माइट भी आपके पास थोड़े से फीचर्स कम हो, तो आप कोशिश करें कि एडोब फोटोशॉप का सीसी वर्जन है वो यूज़ करें। 4 GB रैम और 300 हार्ड डिस्क एक्सेप्टेबल है? जी एक्सेप्टेबल है। सर फयाज साहब ने मेरी भी बहुत हेल्प की इंस्टॉलेशन में, पर तब मेरे नेट की कोई अच्छा ठीक हो गया। सर आपने कहा था पहले एडोब इलस्ट्रेटर पे काम स्टार्ट करेंगे? जी बिल्कुल, एडोब इलस्ट्रेटर पे ही कल से हम काम शुरू करेंगे। पेंटियम 4 पे काम चल जाएगा किसी हद तक, लेकिन माइट भी आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ें क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो पुराना सिस्टम है और जो सॉफ्टवेयर हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इशू आ सके, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो गए होंगे। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो अटेंडेंस मार्क कर दें। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। कल हम लोगों ने कुछ स्किल्स देखी थी, लोगो डिज़ाइन की, ब्रांडिंग की, बिजनेस कार्ड की कुछ स्किल्स हैं
जो मैंने आपको थोड़ा से सैम्पल्स दिखाए थे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इन स्किल्स के अंदर हम क्या डिज़ाइन करते हैं। और कुछ को हमने डिस्कस भी किया था काफ़ी डिटेल में, ब्रोशर, फ्लायर, पोस्टर, बैनर वगैरह को। इसके बाद अभी जो आज हम स्किल्स देखेंगे वो सोशल मीडिया किट की है। होर्डिंग डिज़ाइन क्या होता है, वेबसाइट डिज़ाइन में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइपोग्राफी है, बुक इंटीरियर, ई बुक, मैगज़ीन का कवर, वेक्टर ट्रेसिंग, एडवर्टाइजमेंट और ब्रोशर, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे, इनके सैम्पल्स को देखेंगे। और ओवरऑल जो हमारे पास जो थ्योरी का एक फैक्टर है, जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। और कल से हम लोग जो हैं फिर टूल पे काम स्टार्ट करेंगे। हमने थोड़ा सा डिले इसको इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास अभी टूल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि कल तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर कल भी आपके टूल्स इंस्टॉल नहीं होते तो कोशिश करें कि आगे जो पूरा वीकेंड आ रहा है 3 दिन का, उस पर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीक से फिर एक्सक्यूज़ कोई नहीं होगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कोशिश करें कि जो पूरा वीक है आपके पास, इसको यूज़ कर लें, ठीक है जी। अच्छा, इस टेल वेबसाइट अगेन प्लीज़। जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ गेट इनटू पीसी, वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिए हैं। आप वहाँ से अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स के अंदर लोगों ने लिंक शेयर कर दिए। विंडो 7 पे काम चल जाएगा, काम किसी हद तक चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि विंडो 10 अगर हो सके तो वो यूज़ करें। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया किट या सोशल मीडिया डिज़ाइन क्या होता है, हम एज अ डिज़ाइनर उसमें क्या करते हैं। आप में से हर बच्चा अब सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होगा, सबको आइडिया भी होगा सोशल मीडिया क्या होता है। यानी कि ऑनलाइन आप कहीं भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या अपनी सोशल लाइफ जो है वो ऑनलाइन कहीं रखते हैं, तो वो एक सोशल मीडिया ओवरऑल कहलाता है। सबसे कॉमन जो सोशल मीडिया आज के दौर में यूज़ होते हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हैं, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है। तो ये सारा कुछ जो है आपके ऑनलाइन एक सोशल लाइफ जो है वो क्रिएट करते हैं। अब उसके अंदर कंपनीज का क्या रोल है कि वो अपने पेजेस रन कर रही हैं, अपनी उनकी प्रोफाइल्स हैं। तो एज अ डिज़ाइनर हम उन बिजनेसेस को, उन कंपनीज की हेल्प करते हैं, ठीक है। हम उनको मल्टीपल पोस्ट डिज़ाइन करके देते हैं, मल्टीपल उनकी जो एड रन होती हैं, कैंपेन्स रन होती हैं, उसके लिए उनको डिज़ाइन क्रिएट करके दे रहे होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर। तो अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ या सोशल मीडिया डिज़ाइनर हूँ, तो उसकी कुछ सर्विसेज होंगी या स्किल्स होंगी जो आप अपने क्लाइंट को दे रहे होंगे, ठीक है। अब उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको सैम्पल दिखा देता हूँ कि किस तरह के हम लोग डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया किट के अंदर। तो पहले बात की सबसे कॉमन जो आपके पास सोशल मीडिया यूज़ हो रहे हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की डिज़ाइंस होती हैं। फेसबुक के अंदर आपके पास जो पेजेस, जो आपके बिज़नेस के पेजेस हैं, वो जो पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका जो डिज़ाइन होता है वो एज अ डिज़ाइनर हम क्रिएट करके दे रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी प्रोफाइल पिक्चर को हम क्रिएट कर रहे होते हैं, या उनका फेसबुक का जो कवर होता है, आप लोगों ने फेसबुक कवर अपने भी क्रिएट किए होंगे, कोई पिक्चर लगा रहा होता है, कोई अपना नाम लिख रहा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो जो कवर क्रिएट होता है या डिज़ाइन होता है वो हम क्रिएट करके दे रहे होते हैं। इसी तरह ट्विटर के जो कवर वगैरह या उसके जो पोस्ट वगैरह डिज़ाइन होती हैं वो एज अ सोशल मीडिया डिज़ाइनर हम क्रिएट करके देते हैं। और इंस्टाग्राम में भी सेम उसी तरह से, इंस्टाग्राम में एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ जो होती हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन की जाती हैं। वो भी हम लोग इस कोर्स में देखेंगे कि इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या साइज़ यूज़ होता है उसके लिए, और क्या कुछ हम उसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यूट्यूब क्या आ जाता है। यूट्यूब के आपके पास काफ़ी कुछ है डिज़ाइन करने के लिए। यूट्यूब का कवर है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर है, उसके अलावा आपके जो यूट्यूब थंबनेल होते हैं, ठीक है, यूट्यूब का जो स्मॉल एक इमेज नज़र आ रहा होता है वीडियो का, उसमें आपके पास ये होता है कि आपके पास एक तरह से हमने एक डिज़ाइन करना होता है अट्रैक्टिव सा, ताकि हमारा जो यूज़र है वो उस वीडियो पे क्लिक करे। ठीक हो गया। ओके, इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों की जल्दी से कमेंट्स देख लूँ। सर क्या लेक्चर 4 बजे के बाद डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड आप नहीं कर सकते, ना आपको डाउनलोड करने अलाउ है। अगर किसी का हमें पता चला कि वो लेक्चर्स डाउनलोड कर रहा है तो उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आप लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो लाइव लेक्चर पड़ा हुआ है, कल 9 बजे से पहले पहले आपके पास लेक्चर जो होगा वो वीडियो की सूरत में आपके पास इस ग्रुप में मौजूद होगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, इनके नोट्स मिलेंगे? नोट्स मैं कोई बनाए नहीं हुए, ये सामने आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है यही सब कुछ है। ये कोई आपका यूनिवर्सिटी वाला लेक्चर नहीं है, ये नॉर्मल आपकी ट्रेनिंग है, तो आपने नोट्स खुद क्रिएट करने हैं ताकि आपको चीज़ें साथ साथ याद भी रहे। ओके जी, सर लास्ट 2 लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। लास्ट लेक्चर मिस हो गए हैं, काइंडली लिंक भी शेयर कर दें। लास्ट लेक्चर के कोई लिंक नहीं है, वो रिमूव कर दिए गए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि लोगो डिज़ाइन वगैरह और फ्लायर डिज़ाइन वगैरह का हमने थोड़ा सा देखा था।
वही चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने ऐसा कोई टेक्निकली कोई चीज़ मिस नहीं की, ठीक है? तो इसलिए परेशान नहीं होना, कोई चीज़ मिस हो गई है, जस्ट मेक श्योर करें कि आपके पास टूल इंस्टॉल हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा जी, इन लेक्चर्स में ऐसा क्या है जो हम डाउनलोड नहीं कर सकते? अच्छा सवाल है, ठीक है, कि इन लेक्चर्स में ऐसा क्या है कि जो हम डाउनलोड नहीं कर सकते? क्लासिफाइड कंटेंट है, एक बंदे ने मेहनत करके बनाया है, तो ऐसे ही उठा के हर किसी को नहीं दे देते। अब आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है कि आप आगे इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इन्हीं को उठा के आगे यूट्यूब पे यूज़ करें या पेड कोर्सेज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं ये 10th बैच पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऐसी चीज़ें होती हुई देखी हैं, तो इसीलिए एक का किया फिर दूसरे भुगतते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग वो चीज़ ही अलाउ नहीं करते, ठीक है? अच्छा जी, सर क्या इस डोमेन का भी गूगल क्लासरूम है? नहीं, ये सब कुछ फेसबुक पर ही होगा, हम कोई गूगल क्लासरूम में कुछ और क्रिएट नहीं कर रहे। सब कुछ जो होगा फेसबुक पे ही क्रिएट करेंगे, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करें, उससे कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक हो गया? ओके, यहाँ पे अब एक चीट शीट दी हुई है जिसके ऊपर आपके पास सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं उनके साइजेस दिए हुए हैं, ठीक है, पिक्सल्स में। ये आगे चल के हमारे काम आएंगे, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया डिज़ाइन पढ़ेंगे वहाँ पे ये दोबारा भी मैं आपको दिखा दूंगा। बताने का मकसद ये है कि जब भी किसी सोशल मीडिया के लिए हम कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जो मेन चीज़ है वो उसका साइज़ है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने बताया हुआ है कि प्रोफाइल पिक्चर जो है उसका साइज़ क्या होगा, कवर फ़ोटो का साइज़ क्या होगा, इमेजेस का साइज़ क्या होगा। तो इस तरह से ओवरऑल आपके हर इमेज का उसने एग्जैक्ट साइज़ आपको बताया हुआ है। अब साइज़ की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम सोशल मीडिया के लिए साइज़ क्यों यूज़ करते हैं? उसकी वजह ये है कि हमारे पास अगर इमेज हमारा एग्जैक्ट साइज़ के अंदर हो, तो फिर उसको फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया क्रॉप नहीं करता, एज़ इट इज़ उस इमेज को वहाँ पे फिट कर देता है। आप में से अगर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता हो तो उसको आइडिया होगा कि आपका अगर इमेज एक स्पेसिफिक रेशियो के अंदर नहीं है, तो इंस्टाग्राम उस इमेज को क्रॉप कर देता है। तो इसलिए हम डिज़ाइन क्रिएट करते हुए ऑलरेडी उसको इतने अच्छे एग्जैक्ट साइज़ के अंदर रखते हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल इमेज है वो क्रॉप ना हो, हमारा कोई डिज़ाइन अफेक्ट ना हो उससे, ठीक है? तो इसलिए इमेज के साइज़ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सैंपल्स मैंने दिखाए हुए हैं किस तरह के हम लोग डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे होंगे। जो मेन चीज़ देखने वाली है वो एक कंसिस्टेंट कलर यूज़ हो रहा है, ठीक है? कुछ कर्व्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ बोल्ड फॉन्ट यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, तो ये ओवरऑल इस तरह से हम लोग अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मज़ीद सैंपल्स दिखाए हुए हैं कि आप जो अपने ब्रांड्स के डिज़ाइंस देखते हैं, ओवरऑल जो भी वो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, वो तमाम डिज़ाइंस जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है? अब कंसिस्टेंट किस तरह से होंगे कि एक ही तरह का, ये देखें टॉप 50% ऑफ लिखा हुआ है, उसी तरह से टॉप पे बोल्ड टेक्स्ट है और उसके नीचे स्मॉल साइज़ के अंदर उन्होंने ऑफ लिखा हुआ है, तो वो कंसिस्टेंट एक स्टाइल आ रहा है। उसके बाद कर्व कुछ या वेव्स यूज़ हो रही हैं, वो तमाम जो पोस्ट हैं उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, वाइब्रेंट कलर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग का इमेज यूज़ हो रहा है। तो इस तरह की जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो कंसिस्टेंट यूज़ हो रही हैं और हर डिज़ाइन के अंदर नॉर्मली कंसिस्टेंसी काउंट होती है, जिसकी वजह से आप जब भी इस तरह की पोस्ट देखोगे तो फ़ौरन आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये तो उस ब्रांड की पोस्ट है, ठीक है? नाम पढ़ने की इवन की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी, आप जस्ट उसकी पोस्ट देखेंगे और आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये इस ब्रांड की पोस्ट है। तो इसलिए जो कंसिस्टेंसी है वो कोशिश की जाती है कि वो एक तरह से बरकरार रखी जाए और तमाम जो डिज़ाइंस हैं उसके अंदर सेम ही स्टाइल यूज़ किया जाए। ठीक हो गया? उसके बाद एक और ब्रांड की फ़ोटोज़ हैं या उनकी पोस्ट हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने एक वाइब्रेंट सा एक लुक और फ़ील रखी हुई है फ़ोटोग्राफ्स की भी और अपने जो उनके पास फ़ॉन्ट्स हैं उनकी भी। तो हमने जो चीज़ें सीखनी है वो यही है कि हमने कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना है, कलर कौन से यूज़ करेंगे। और अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। जब हम डिज़ाइन के प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे तो ओवरऑल आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी जो पोस्ट क्रिएट करनी है वो किस तरह से क्रिएट होंगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास होर्डिंग डिज़ाइन है। किसी को आइडिया है होर्डिंग डिज़ाइन किसको कहते हैं या होर्डिंग डिज़ाइन क्या होता है? किसी को पहले से पता हो या किसी ने प्रिंटिंग का काम किया उसको थोड़ा सा पता होगा कि होर्डिंग डिज़ाइन क्या होता है? कोई बता सके थोड़ा सा कि होर्डिंग डिज़ाइन किसको कहेंगे, होर्डिंग डिज़ाइन क्या होता है? नहीं आइडिया, कोई भी नो आइडिया। ओके, ठीक हो गया।
होर्डिंग डिज़ाइन जी नॉर्मली आपके बिल बोर्ड डिज़ाइन को कहते हैं, जो आउटडोर आपके डिज़ाइंस होते हैं या आउटडोर आप एड्स वगैरह पोस्ट कर रहे होते हैं, उसको होर्डिंग डिज़ाइन कहा जाता है या बिल बोर्ड डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, बिल बोर्ड्स का जो नाम है वो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन जो आपके पास यूरोप या अमेरिका है वहाँ पे नॉर्मली ये है कि वो होर्डिंग का नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। ये ना हो कल क्लाइंट आपको कहे कि मुझे होर्डिंग डिज़ाइन करवाना है, आपको डिज़ाइन करना आता हो लेकिन नाम का ना पता हो, तो आप वो प्रोजेक्ट लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल बोर्ड डिज़ाइन या होर्डिंग डिज़ाइन या आउटडोर एड्स वगैरह को हम लोग इसी एक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्लीज़ टेल मी वेबसाइट जो सर ने बताई है सॉफ्टवेयर के लिए, गेट इन टू PC, ये वेबसाइट है। बार बार मैं बता रहा हूँ, आपके इस कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों ने वहाँ पे लिंक्स भी दे दिए, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, हम लोग अभी तक जो अपने पास होर्डिंग डिज़ाइन देखते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में हम लोग डेली रोड्स के ऊपर देख रहे होते हैं वो कुछ इस तरह के होर्डिंग डिज़ाइन होते हैं। जब बिल बोर्ड का नाम आता है तो हमें इस तरह के बिल बोर्ड्स माइंड में आते हैं। तो हम लोग इस तरह के डिज़ाइन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल बोर्ड डिज़ाइन का पर्पस ख़त्म हो जाता है। बिल बोर्ड डिज़ाइन का पर्पस ये होता है कि आप जो डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पढ़ा जा सके, क्योंकि बिल बोर्ड नॉर्मली रोड साइड पे लगे होते हैं, रोड साइड पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपका जो बिल बोर्ड हो वो उसमें कंटेंट या टेक्स्ट कम हो, ताकि फ़ौरन से उसको पढ़ा जा सके। ठीक है, लेकिन ये जो आपके सामने बिल बोर्ड है इसमें वो चीज़ नहीं पूरी हो रही, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी कि आपका जो डिज़ाइन है वो आपकी ऑडियंस के लिए होना चाहिए। ये जो डिज़ाइन आप अपने सामने देख रहे हैं ये ऑडियंस के लिए नहीं है, ये ज़्यादातर इन लोगों को खुश करने के लिए है कि जी आपकी तस्वीर भी हमने बिल बोर्ड पे लगा दी है, तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा महफ़िल नात में। तो हम लोग किस को खुश कर रहे हैं वो चीज़ इसमें देखने वाली होती है। तो अगर आप लोग अपनी ऑडियंस के लिए चीज़ क्रिएट करोगे तो ओवरऑल इससे बहुत डिफरेंट आपका डिज़ाइन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के डिज़ाइन हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जो कि मिनिमल होंगे, थोड़े प्रोफेशनल होंगे, और जो ओवरऑल हमारा पर्पस है कि हमने अपने जो प्रोडक्ट है या हमारी जो वेबसाइट है उस पर अपने कस्टमर को लेके आना है, या हमारा कोई इवेंट है तो उसके लिए हम अगर बिल बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस पर टेक्स्ट कम होना चाहिए ताकि वो फ़ौरन से पढ़ा जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये मेन चीज़ है जो हम लोगों ने सीखनी है। हम लोगों ने इस तरह के डिज़ाइन नहीं क्रिएट करने होंगे, हम लोगों ने थोड़े से वाइब्रेंट डिज़ाइन या थोड़े से प्रोफेशनल डिज़ाइन क्रिएट करनी है, जिससे पता चल रहा हो कि ओवरऑल इस बिल बोर्ड में क्या सेल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक और सैम्पल दिया हुआ है। अब इसमें सिंपल एक हेडिंग है टॉप पे। ठीक है, उसके नीचे एक आपके पास बॉडी टेक्स्ट है या सब टेक्स्ट है जो इस हेडिंग को बता रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एंड पे उसने एक कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आपको इस सब को पढ़ने के बाद क्या करना है। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है और बाकी जो भी ये चीज़ सेल कर रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं, वहाँ से आपने जाके ये चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, तो कॉल टू एक्शन नॉर्मली आपकी एड्स में दिया जाता है। अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें कॉल टू एक्शन का, तो ये एक एक्शन की तरफ आपको बुला रहे हैं और यहाँ पे वो आपको एक वेबसाइट पे क्लिक करने के लिए बुला रहे हैं। तो आपने इस टेक्स्ट को पढ़ना होता है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके या उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह से आपके डिज़ाइन क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, अगर हम कल से टूल स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद भी आप इस तरह की इवेंट के डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और ऐड दिया हुआ है जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट का ओवरऑल ऐड क्रिएट हुआ है। तो इस तरह के एड्स हमने क्रिएट करने होंगे, इस तरह के होर्डिंग डिज़ाइन या बिलबोर्ड डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। सेम उसी तरह से बिलबोर्ड डिज़ाइन में भी आपको साइज़ चाहिए होता है कि बिलबोर्ड का ओवरऑल साइज़ क्या होगा, और फिर उस साइज़ के अंदर हम लोग अपना ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन है। वेबसाइट डिज़ाइन पे जाने से पहले मैं आपके कमेंट्स देख लूँ। ठीक हो गया। इंटेल कोर i7 पे काम चल जाएगा मेरे ख्याल में, तो भागना चाहिए उस पर, चलना दूर की बात है। सर जो बोर्ड पे फ़ॉन्ट बाहर होते हैं क्या वो है? किस तरह के फ़ॉन्ट बाहर होते हैं? अच्छा जी, जिसको खुश कर रहे हैं उसकी फ़ोटो बड़ी रखी जाती है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अब्दुल्ला, सॉरी अब्दुल रहमान, आज आप लेट आए हैं, टाइम पे ज्वाइन किया करें। अच्छा जी, सर होर्डिंग डिज़ाइन में बैनर भी इंक्लूड होते हैं? देखिए पाकिस्तान में उसको बिल बोर्ड को किसी हद तक बैनर भी कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि इनके नाम मिक्सअप किए जाते हैं क्योंकि इनमें जस्ट साइज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, यूजेज का थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं कॉन्टेंट वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसको बैनर या पैनाफ्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है।
जब क्लाइंट ने आपको साइज़ बता दिया है और टेक्स्ट दे दिया है तो आपने उसमें डिज़ाइन करना है, आप नाम उसको जो मर्ज़ी दे दें, ठीक है। ओके जी सर, i3 विंडोज़ 7 64 4 GB रैम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इसमें क्योंकि विंडोज़ 7 है, लेकिन कोशिश करें अगर विंडो 10 हो सके क्योंकि i3 पे हो जाएगी बड़ा इजीली, तो अगर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, वेबसाइट डिज़ाइन पे आते हैं। वेबसाइट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेबसाइट यूज़ भी की होंगी, देखी भी होंगी, आप नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं कि एज अ डिज़ाइनर हम वेबसाइट डिज़ाइन में क्या करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट डिज़ाइन जो है आपके नॉर्मली एज अ डिज़ाइनर हम लोग उसमें जस्ट डिज़ाइन क्रिएट करके देंगे, हम उसमें कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं करेंगे। इस कोर्स के अंदर आपकी कोई भी कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग क्लाइंट को जस्ट वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करके देंगे, वो आगे डेवलपमेंट खुद क्रिएट करेगा या वो खुद करवाएगा, या इवन कि ये भी हो सकता है कि आप कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन का पैकेज दें और आपका कोई फ्रेंड है जो वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकता है लेकिन उसको डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो आप उसकी हेल्प के साथ एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट करके दे सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे या ओवरऑल वेबसाइट डिज़ाइन जो अच्छे डिज़ाइन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने एक बहुत प्रोफेशनल और मिनिमल डिज़ाइंस हैं जो कि हम लोग आगे चल के वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट करते हुए बड़ा ईजीली क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देखेंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट को जिस भी डिवाइस के ऊपर ओपन किया जाए, आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली उस पर ओपन हो, उसमें कोई चीज़ कट ना हो रही हो, प्रॉपरली डिज़ाइन हुई हो। तो हम लोग वो देखेंगे किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। होता कुछ इस तरह से है कि आपके जो डेवलपर्स होते हैं या कोडर्स जो होते हैं उनको कोडिंग आती है, वो कोडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि हमने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, कलर कौन से यूज़ करने हैं, बटन का साइज़ क्या रखना है, तो वहाँ पे वो लैग करते हैं, जिसके लिए डिज़ाइनर की हेल्प ज़रूरी होती है। तो एज़ अ डिज़ाइनर हम क्या करते हैं कि हम वो एक पूरी लेआउट उनको क्रिएट करके देते हैं कि आपने बटन ये रखने हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ ये रखना है, कलर ये रखना है, बैकग्राउंड पे इमेज ये आएगा। तो वो सारा कुछ हम उनको क्रिएट करके देते हैं और वो एग्जैक्ट वो चीज़ कोडिंग के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली यही मेथड यूज़ होता आ रहा है। हाँ, अगर आपको कोडिंग भी आती है साथ में तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो डेट्स फाइन, आप जस्ट इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप के अंदर वेबसाइट डिज़ाइन करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं और वो आगे उसकी कोडिंग करवा सकता है, ठीक है। ये एक मज़ीद आपको सैम्पल दिखाया। तो जिस तरह की आपकी वेबसाइट होगी ओवरऑल उसी तरह का आपके पास जो लुक एंड फील आएगी। अब ये एक स्पोर्ट्स रेलिवेंट वेबसाइट है, कोई बता सकता है कि ये जो पर्सन इस टाइम इमेज के अंदर आपको सामने नज़र आ रहा है इसका नाम क्या है? जो आपके पास ये जब तक आप कमेंट करें मैं साथ-साथ बता दूँ कि ये जो आपके पास अब नाइकी की वेबसाइट सामने नज़र आ रही है, तो उसमें एक फ़ील आ रही है स्पोर्ट्स की, ठीक है? एक मूवमेंट की फ़ील है क्योंकि नाइकी का काम ही स्पोर्ट्स से रेलेवेंट है। अगर कोई सॉफ्टवेयर की वेबसाइट होगी या कोई डिसेंट सी वेबसाइट है जिसके अंदर कोई प्रोफ़ेशनल काम हो रहा है या बिज़नेस वेबसाइट है, तो उसमें इतना ज़्यादा एक स्पोर्टी लुक नहीं होगी, वो एक डिसेंट सी वेबसाइट वहाँ पे क्रिएट हो रही होगी, ठीक है? ओके जी, स्टूडेंट ने बताया जी लेब्रॉन जेम्स नाम है। जी बिल्कुल, इसका नाम लेब्रॉन जेम्स है, बास्केटबॉल का प्लेयर है। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद भी बास्केटबॉल खेलता रहा हूँ और मैं ऑल पाकिस्तान चैंपियन रह चुका हूँ बास्केटबॉल में, तो मुझे थोड़ा-सा एक क्रेज़ है इस चीज़ का। तो उसी चीज़ को फिर हम डिज़ाइन में भी लेके आते हैं। तो अब ये देखें अगर हम, तो इसमें डिफरेंट एक अप्रोच है, हालाँकि वेबसाइट ये भी है, लेकिन इसमें अप्रोच डिफरेंट है। एक जो आपके पास देखें स्पॉट द डिफरेंसेस इन मर्ज इन सेकंड्स, तो एक ओवरऑल कंपैरिजन की वेबसाइट उन्होंने क्रिएट की हुई है। तो एक बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू नाइकी। तो ये डिपेंड करता है आपको कि आप किस चीज़ की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद टाइपोग्राफी है, तो मैं वापस आपके कमेंट्स पे आता हूँ और फिर हम टाइपोग्राफी पे जाते हैं। किसी को आइडिया है टाइपोग्राफी क्या होती है? मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि आपके माइंड में क्या आता है टाइपोग्राफी को देख के, इसको अगर आप तोड़ के देखें इस वर्ड को क्या बनता है? तो थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि टाइपोग्राफी को पढ़ के आपके माइंड में क्या आता है? ओके जी, सर यूट्यूब थंबनेल किस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर सकते हैं हम? हम नॉर्मली इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? वो बहुत ईज़िली यूट्यूब थंबनेल क्रिएट हो जाता है। 8.1 पे हो जाएगा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर 64 बिट। विंडो 8 में काफ़ी बग्स वगैरह या एरर वगैरह मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको इशू फेस करना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि विंडो 10 इंस्टॉल कर लें। ओके जी, आई हैव इंस्टॉल ऑल 3 पैक्स एडोब आईडी, एडोब इलस्ट्रेटर एंड ऑफ ज़बरदस्त, गुड जी अरसलान। आई गेस पहले स्टूडेंट जिन्होंने तीनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं, वो फुली रेडी हैं इस टाइम काम करने के लिए।
ओके, वेबसाइट डिज़ाइन, लेआउट, ग्राफिक डिज़ाइन ठीक हो गया। हमने सिर्फ डिज़ाइन बना के देना है, उसके बैक एंड पे कोडिंग डेवलपर खुद करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वेबसाइट का डिज़ाइन मतलब सर उस पे जो प्रोडक्ट्स पेज बैकग्राउंड का डिज़ाइन होता है वो सीखेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। PHP टू HTML कन्वर्जन भी सिखाएंगे आप? नहीं, वो हम नहीं सीखेंगे क्योंकि उसमें HTML की कोडिंग आ जाती है जो कि सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कोडिंग कर सकें, और ना ही 2.5 महीने में हम कोडिंग भी सीख सकते हैं। तो हम जस्ट डिज़ाइन सीखेंगे। हाँ, आगे चल के अगर आप खुद से अपने एंड पे कोडिंग सीखना चाहते हैं तो कोडिंग ईजी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट लेके सीख रहा है तो वो ईजिली अडॉप्ट कर सकता है उसको। ओके जी, ठीक हो गया। फॉन्ट स्टाइल्स फॉर डिज़ाइनिंग, जी बिल्कुल। टाइपोग्राफी आपके फॉन्ट्स को कहा जाता है। टाइपिंग ग्राफिक समथिंग लाइक दिस। ओके, टेक्स्ट को ग्राफिकली अच्छे से रिप्रेजेंट करना। टाइपो टाइपिंग ठीक है। टाइपिंग आर्ट समथिंग, इट इज़ एन आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ अल्फ़ाबेट, ओके, ठीक है। टेक्स्ट की बात हो रही, टेक्स्ट के साथ आप जो डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं उसको टाइपोग्राफी कहते हैं, ओके। स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोज है डेफिनेशन से। डिज़ाइन ऑफ अल्फ़ाबेट, ओके। अरेंजमेंट या वर्ड, ठीक है। मैंने चारों सॉफ्टवेयर कर लिए हैं सर। पावर पॉइंट भी इंस्टॉल, ज़बरदस्त। लैंग्वेजेस को टाइप करने की टेक्निक, कहाँ पर है मिस्टर इस्लाम? प्लीज़ मुझे और लिंक सेंड कर दें। ओके, अच्छा, अब टाइपोग्राफी का जो मेन मकसद है, या टाइपोग्राफी क्या फील्ड है। पहली चीज़ कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर टाइपोग्राफी बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड समझ लें कि बहुत वास्ट फील्ड है। और टाइपोग्राफी में होता क्या है, आसान अल्फाज में, कि आपको पता हो कि हम लोगों ने किस डिज़ाइन के अंदर कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, उस फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, उस फॉन्ट की प्लेसमेंट क्या होगी, क्या उसको सेंटर में रखा जाएगा, क्या उसको लेफ़्ट पे रखेंगे, क्या उसको राइट पे रखेंगे, उसका साइज़ क्या रखेंगे। तो वो सारा कुछ जो है, उसकी पूरी जो सेंस है, उसको टाइपोग्राफी कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपने किस डिज़ाइन के अंदर, किस कैटेगरी के डिज़ाइन के अंदर कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, तो वो चीज़ हम टाइपोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। दुनिया में बेतहाशा मिलियंस ऑफ फॉन्ट्स हैं, लेकिन हर जो फॉन्ट है वो अपनी एक लुक एंड फील की वजह से एक पूरा थीम क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे जो हैं हॉरर फॉन्ट्स हैं, जिनको देख के थोड़ी हॉरर फील आती है। कुछ जो है वो स्पोर्ट्स रेलिवेंट फॉन्ट हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, स्नीकर्स का जो फॉन्ट है, थोड़ी स्पोर्टी लुक आती है इससे, ठीक है। उसके अलावा कुछ कार्टूनिश फॉन्ट हैं, ये एक फायर की फील दी हुई है। कुछ कैलीग्राफी के फॉन्ट जो हाथ से लिखे हुए फील आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंजर लिखा हुआ है। तो हर जो फॉन्ट है एक डिफरेंट फील दे रहा है आपको। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हैं, या आपके डिज़ाइन ओवरऑल किस चीज़ का है। तो हम वो फॉन्ट पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हमने किस तरह पे, कौन सी जगह पे कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन किस चीज़ का है, और फिर हम उसी तरह का फॉन्ट वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। ओके, टाइपोग्राफी में यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद बुक का इंटीरियर है, ठीक है। बुक के इंटीरियर के नाम से पता चल रहा है कि बुक के जो नॉर्मल डिज़ाइन होते हैं या पेजेस जो होते हैं वो हम डिज़ाइन करेंगे। बुक के डिज़ाइंस नॉर्मली रिलेटिवली बाकी तमाम चीज़ों से काफ़ी ईजी है डिज़ाइन करना इसको। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि जो बुक का इंटीरियर हम डिज़ाइन करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। समझ लें कि 1 लाख 2 लाख तक बात जा सकती है अगर आपको एक बुक डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उस बुक का ऑथर का बजट क्या है, वो किस हद तक अफोर्ड कर सकता है। बट नॉर्मली लोगो डिज़ाइन से रेलिवेंट जो अगर रिलेट करें तो जो बुक का प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और इसमें क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा होता है, आपने तमाम जो पेजेस हैं उनको डिज़ाइन करना होता है। और जो बुक्स होती हैं वो होती भी 100+ पेजेस की हैं। आप नॉर्मली पर पेज अपना चार्ज रखते हैं इसमें। वो चार्ज कितना रखेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका काम ही कितना अच्छा है। और आगे चल के जब हम लोग प्राइसिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने अपना जो प्राइसिंग वगैरह है वो क्या रखनी है, ठीक है। यहाँ मज़ीद मैंने सैम्पल दिए हैं कि बुक के इंटीरियर डिज़ाइन होते किस तरह के, क्योंकि आप लोग अभी तक जो पढ़ के आए हैं वो आप लोग सिंपल टेक्स्ट बुक पढ़ के आए हैं, वहाँ पे नॉर्मली डिज़ाइन इतना मैटर करता नहीं है। लेकिन जो बाकी आपके पास बुक्स होती हैं जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स होती हैं, तो वहाँ पे डिज़ाइन बहुत मैटर करता है कि आपका जो यूज़र है या कस्टमर है, अगर वो बुक को पढ़ रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप रहे। तो उसके लिए हम अच्छे से अच्छा डिज़ाइन को क्रिएट करके दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि उसमें से आप कोई एक पैराग्राफ जो होता है वो थोड़ा बोल्ड करके दिखा देते हैं कि जो पैराग्राफ बाकी तमाम पेजेस का एक समराइज टेक्स्ट होता है, जो यहाँ पे हम थोड़ा सा करके दिखा देते हैं कि अगर
पूरी बुक नहीं पढ़ रहा या पूरा पेज नहीं पढ़ रहा, वो यहाँ समराइज टेक्स्ट पढ़ के थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक तरह से जो इंटीरियर डिज़ाइन है बुक का वो थोड़ा सा ईजी होता है कि हमने एक ओवरऑल लेआउट क्रिएट कर ली। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 पेजेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें से आपने जस्ट 10 लेआउट्स क्रिएट कर लिए हैं कि मैंने एक लेआउट क्रिएट की जिसमें एक साइड पे इमेज है, एक साइड पे टेक्स्ट है, एक मैंने लेआउट क्रिएट की जिसमें टॉप पे इमेज है और बॉटम पे टेक्स्ट है, यानी कि मल्टीपल लेआउट्स आप क्रिएट कर लेते हो और फिर जस्ट उन लेआउट्स को यूज़ करके आप बाकी 100 जो पेजेस हैं वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये एक मेथड है आपका इंटीरियर बुक का इंटीरियर डिज़ाइन करने का। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम एडोब इन डिज़ाइन को यूज़ करें क्योंकि वो बना ही इस काम के लिए, ठीक है। क्यों वो इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन नहीं हो सकता या कोई और सॉफ्टवेयर को हैंडल क्यों नहीं कर सकता, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लेआउट मीन्स, लेआउट का क्या मतलब है? लेआउट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किस तरह चीज़ों को तरतीब देते हैं, ठीक है। चीज़ें कौन सी, इमेज को, टेक्स्ट को किस तरतीब में रखेंगे, उसको लेआउट कहा जाता है। आगे चल के जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन या एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे, वहाँ हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरतीब में चीज़ को रखना है, टेक्स्ट को कहाँ रखना है, इमेज को कहाँ रखना है। टेक्स्ट और इमेज को अगर ऊपर नीचे रखते हैं तो उनको किस तरह से अरेंज करना है, तो उसको लेआउट कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को कि हमने अरेंजमेंट करनी है किस तरह से। उसके बाद ई बुक है जो अभी तक हम लोग बुक पढ़ रहे थे वो प्रिंट होती है। अगर बुक को प्रिंट ना किया जाए और उसको पीडीएफ में यूज़ करें तो उसको फिर हम लोग कहते हैं ई बुक, या वो आपने ख़ुद भी जो आप लोग पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे होते हैं वो भी ई बुक ही कहलाती है। ई बुक में और नॉर्मल बुक की डिज़ाइनिंग में मेन फ़र्क क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल बुक है उसमें इमेजेस थोड़े कम होते हैं। क्या वजह है उसकी? क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आपके पास इमेजेस ज़्यादा हों। अगर इमेजेस कम हों तो वहाँ पे आपके पास फिर प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत उसमें ऐड होती हैं। उसके अलावा ई बुक के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप ई बुक में बटन्स क्रिएट कर सकते हैं कि आप किसी बटन पे क्लिक करें तो वो डायरेक्ट आपको किसी पेज पे लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग की हुई है उसने, तो हम यहाँ से भी किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको उस पेज पे ले जाएगा, जो कि एक नॉर्मल बुक के अंदर या हार्ड कॉपी वाली बुक के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं डिफरेंट जो ई बुक को नॉर्मल बुक से डिफरेंट बनाती है। लोग प्रेफर भी करते हैं ई बुक को ही ताकि आप उनको बुक परचेज़ ना करनी पड़े और वो जस्ट पीडीएफ फॉर्म के अंदर उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक तरह से ई बुक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ मज़ीद कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप बहुत इजीली इस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकोगे जब हम लोग ओवरऑल एक टूल सीख लेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल के लेक्चर के बाद आई होप कि आप ये वाला जो लेआउट है ये बड़ा इजीली क्रिएट कर सकेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि हम लोग किसी बुक का हार्ड कॉपी भी क्रिएट करें और साथ में उसकी सॉफ्ट कॉपी भी क्रिएट करें। क्लाइंट ने आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दे दिया कि ये मैंने वर्ड की फ़ाइल के अंदर अपनी एक बुक क्रिएट की है और आपने इसको डिज़ाइन करना है कि ये पीडीएफ में भी हो और ये साथ में प्रिंटिंग में भी यूज़ हो सके। तो आप उसको कंप्लीट पैकेज दे रहे होते हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक तो अच्छी अमाउंट आ रही होती है उसके अगेंस्ट और आप पूरे का पूरा उसको पैकेज क्रिएट करके दे रहे होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद मैगज़ीन कवर है। मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं आपके मैगज़ीन कवर पे। ओके जी, ठीक हो गया। बुक मैगज़ीन सेम है या मैगज़ीन सेपरेट है? मैगज़ीन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैगज़ीन में एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। मैगज़ीन का कंटेंट या टेक्स्ट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैगज़ीन थोड़े से जो होते हैं वो वाइब्रेंट होते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह इधर फ्लोट कर रहा होता है। या मैगज़ीन के अंदर कोई एक टॉपिक है उसमें जस्ट 2 पेजेस होंगे उस टॉपिक के। लेकिन बुक में ये होता है कि अगर कोई टॉपिक है तो उसके हो सकता है कि 10 या 20 पेजेस जस्ट उस एक चैप्टर के हों। तो जिसकी वजह से बुक के टेक्स्ट को थोड़ा आसान बनाया जाता है, पढ़ना आसान बनाया जाता है। मैगज़ीन में ऐसा नहीं होता। मैगज़ीन में अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो जस्ट 1 या 2 पेजेस पे वो टॉपिक होगा, आगे टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कुछ इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं मैगज़ीन के इंटीरियर के कि वहाँ पे आप थोड़ा बहुत वाइब्रेंट फील या रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा टाइपोग्राफी का। लेकिन बुक में ऐसा नहीं होता। बुक में आपने टेक्स्ट को इतना आसान बनाना है पढ़ने के लिए कि पढ़ने वाले को कोई इशू फेस ना हो। हम टाइपोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे कि रीडेबिलिटी कैसे बेहतर की जाती है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके, बुक को किस में डिज़ाइन कर सकते हैं? बुक को मैंने आपको बताया कि आप लोग इन डिज़ाइन में ही क्रिएट करेंगे। अच्छा, मार्जिन सेम है लेआउट? जी, मार्जिन भी कहा जा सकता है उसको, लेआउट को। अच्छा, ठीक हो गया।
ई मैगज़ीन और ई बुक में डिफरेंस क्या है? जो मैगज़ीन और बुक में डिफरेंस है, ठीक है, वही सेम ई मैगज़ीन और ई बुक में डिफरेंस है। नॉवल ई बुक की टाइप होती है, अगर आप उसको पीडीएफ में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको कहा जा सकता है कि वो ई बुक है। अच्छा जी, फोर्थ कौन सा टूल करना, उसका लिंक माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट आपने इंस्टॉल करना है। नॉर्मली वो पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सबके पास ही होता है, तो उसका आई गेस लिंक इन्होंने नहीं दिया। वो आप इंटरनेट से कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या गेट इनटू पीसी से भी कर सकते हैं, या सरफयाज को कहीं अगर उनके पास एमएस ऑफिस का लिंक हुआ तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक हो गया। एडोब इन डिज़ाइन CC 2015 डाउनलोड करूँ? जी बिल्कुल, वही डाउनलोड करें। सर मैगज़ीन और पोस्टर में क्या फ़र्क है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैगज़ीन कवर में पोस्टर में डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एक मैगज़ीन कवर है, ठीक है, इसके अंदर उसने दिखाया हुआ है कि पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगज़ीन का एक उन्होंने ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह के मैगज़ीन के कवर्स होते हैं, ठीक है। एक मैं आपको डिज़ाइन और दिखा देता हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर टॉप में क्या आ रहा है, पोस्टर में हमारे पास जस्ट एक टॉपिक होता है जिस पे हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपके मैगजीन्स होते हैं उसमें एक टॉपिक नहीं, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं जिसमें ओवरऑल टेक्स्ट वगैरह आ रहा होता है। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट, उन्होंने यहाँ पे डाइट की बात की हुई है, डिजिटल आर्ट की बात की हुई है, तो डिफरेंट यहाँ पे टॉपिक्स जो होते हैं आपके ओवरऑल मैगजीन के अंदर वो कवर किए जा रहे होते हैं। तो एक जो चीज़ उसको डिफरेंट बना रही होती है वो उसका टेक्स्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास मैगजीन होते हैं उसमें अक्सर औक़ात बार कोड भी दिया होता है, इसमें बार कोड नहीं दिया हो, माइट भी इसके बैक पे ऐड किया हो, लेकिन जो ओवरऑल आपके पास मैगजीन्स होते हैं उसमें बार कोड भी दिया होता है और टॉप पे बड़ा सारा लोगो आ रहा होता है। तो पोस्टर में और मैगजीन के कवर में कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि पोस्टर में एक ही टॉपिक होगा, उसी पे बात हो रही होगी, और उसकी जो हेडिंग होगी वो काफ़ी बड़ी करके दी होती है और उसमें बार कोड नहीं होता। लेकिन जो आपके पास मैगजीन कवर आ रहे होते हैं उसमें एक बड़ा सारा यहाँ पे उन्होंने एक लोगो ऐड किया होता है और साथ डिफरेंट किस्म की टैगलाइंस वगैरह या टॉपिक्स वगैरह आ रहे होते हैं। ओके, उसके बाद वेक्टर ट्रेसिंग है। किसी को आइडिया है वेक्टर ट्रेसिंग क्या होती है, वेक्टर क्या होता है? किसी ने कभी पढ़ा हो या कभी सुना हो वेक्टर किसको कहते हैं? मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी कितना आइडिया है वेक्टर ट्रेसिंग का या वेक्टर का, फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, फर्स्ट स्ट्रीट टूल्स का लिंक कहाँ से मिलेगा? ज़िया आपने आज ज्वाइन किया है या पहले से ज्वाइन किया हुआ था? कल का पूरा लेक्चर हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर ही था। अब आप इस तरह क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मुझे शक होना शुरू हो जाएगा कि आप क्लासेस नहीं ले रहे। अच्छा यार सर, बार कोड भी हमने डिज़ाइन करना होगा, अच्छा सवाल है। बार कोड जो होता है वो क्लाइंट खुद दे रहा होता है या हम उसकी जगह छोड़ देते हैं, क्लाइंट वहाँ पे खुद ही बार कोड ऐड कर लेता है। ओके जी, उर्दू में बुक डिज़ाइन का डिफरेंट मेथड है। जी बिल्कुल, उर्दू में जो बुक डिज़ाइन की जा रही होती है उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डिफरेंट आ रहा होता है, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल हैं वो सेम है। अच्छा जी, वेक्टर इज़ इमेज दैट इज़ नॉट शटर्ड इवन ऑन हाई जूम परसेंटेज। ओके, मैं इसको ज़रा आसान अल्फाज में बता देता हूँ। एरो के थ्रू डिस्टेंस एंड डेस्टिनेशन बताना, ये फिजिक्स वाली डेफिनेशन है। ये एक किस्म की शेप होती है। ओके सर, वेक्टर इमेज डोंट गेट पिक्सेलेटेड। पिक्सेलेटेड क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वेक्टर विच हैज़ मैग्नीफिकेंट डायरेक्शन, अच्छा, इमेजेस को ट्रेस करके उसी तरह की न्यू इमेज बनाना, ठीक है। लोकेटिंग समथिंग फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट इट गिव्स डायरेक्शन। याद रही, ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, मुझे पता था कि आप लोग वही समझेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। रास्टर इमेज शटर हो जाते हैं, पिक्सल ऑन जूम, ठीक है। रास्टर इमेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इमेज विदाउट पिक्सल्स, ठीक है। इलस्ट्रेशन में किसी स्केच को ट्रेस करके वेक्टर बनाया जाता है, वेक्टर फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक हो गया।
हम रीसाइज कर सकते हैं वेक्टर इमेज विदाउट इन चेंजेस इन पिक्सल। ओके, वेक्टर ज़्यादा क्लियर होता है और इमेज ब्लर होता है, ठीक है। बार कोड जनरेट कैसे होता है? बार कोड जनरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोडक्ट का बार कोड क्रिएट कर रहे होते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उससे पहले आप इमेज देखें ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि वेक्टर और नॉर्मल रास्टर इमेज में क्या फ़र्क होता है। ये है जी एक वेक्टर इमेज, ठीक है, और ये है एक पिक्सल बेस्ड इमेज जो कि पिक्सल से क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर आपको छोटे छोटे पिक्सल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और जो वेक्टर है उसमें कोई पिक्सल नहीं है, उसमें क्लीन शार्प इमेज क्रिएट हुआ है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास जो एक इमेज होता है वो पिक्सल्स में बना होता है। आपने पिक्सल का नाम सुना होगा कि आपकी जो स्क्रीन है उस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिससे मिल के एक इमेज क्रिएट हो रहा होता है। अगर एक इमेज जो है वो कम पिक्सल से मिल के बना हुआ है और हम उसको एक तरफ से पकड़ के बड़ा करते हैं तो वो चीज़ ब्लर हो जाती है। जो आपने अपनी नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह में देखी होगी कि आप जैसे इसको जूम करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है। क्यों ब्लर हो रही होती है? क्योंकि उसके पिक्सल्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं जूम करने पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी इमेज जो होती है वो ब्लर हो जाती है। अब मसला क्या आता है कि जब हम कोई बिल बोर्ड डिज़ाइन करें या कई बड़े स्केल पे अपना इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगा प्रिंटिंग के बाद। यानी कि कोई 8 फुट या 10 फुट या इवन के 50 फुट का कोई बिल बोर्ड है और मैं इस पर अपना इमेज अगर प्लेस करूँगा, उसको स्ट्रेच करूँगा तो वो सारा इमेज ब्लर हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ट्रेस कर लेते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर ताकि हमारे पास एक इसका वेक्टर इमेज क्रिएट हो जाए। अब वेक्टर इमेज क्यों ब्लर नहीं होता? वो इसलिए ब्लर नहीं होता क्योंकि वो पॉइंट्स पे बना होता है, वो पिक्सल्स पे नहीं बना होता। इसलिए इलस्ट्रेटर में हम जब भी कोई चीज़ खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं वो हमेशा पॉइंट्स में क्रिएट होती है और पिक्सल्स में क्रिएट नहीं होती। तो अब जब इस वाले इमेज को मैं बड़ा करूँगा, अगर ये वेक्टर में है, अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो फिर क्या होगा कि ये एक तरह से पॉइंट्स इंक्रीज़ करता जाएगा जिसकी वजह से कभी भी ब्लर नहीं होगा। आप चाहे इसको यहाँ से पकड़ के बहावलपुर से इस्लामाबाद तक ले आएँ, ये हमेशा इतना ही शार्प रहेगा, ये कभी ब्लर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर में है, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसके पिक्सल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पिक्सल बेस्ड इमेज को बड़ा करेंगे तो वो ब्लर होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पिक्सल्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, जस्ट उसके पिक्सल बड़े होते जाएंगे। तो होता ये है कि जब कोई ग्राफिक वगैरह फ़ोटोज़ में नॉर्मली हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करते। फ़ोटोज़ जो होती हैं वो कोशिश ये की जाती है कि हाई क्वालिटी जो कैमराज़ हैं उससे कैप्चर की जाएँ। लेकिन जो आपके पास ग्राफिक्स होती हैं जैसे कोई लोगो है या कोई आइकन है तो उसको फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर वो पिक्सल में है तो उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। तो ये कैसे करते हैं वो हम इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पिक्सल में और वेक्टर में क्या फ़र्क है। आई होप थोड़ी बहुत मिक्सड अप समझ आई होगी, लेकिन जब हम टूल पे मज़ीद काम करेंगे वहाँ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वेक्टर जो ट्रेसिंग है वो सिंपल ये है कि हम कोई भी रास्टर इमेज, इसको रास्टर इमेज कहा जाता है जो पिक्सल बेस्ड होता है, ठीक है। तो पिक्सल वाले आपके जो भी पिक्सल से क्रिएट हुए इमेजेस हैं उसको हम जो पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वेक्टर ट्रेसिंग कहलाते हैं। ओके, मैं दोबारा से आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ। इसमें सर किसी भी लोगो या डिज़ाइन को पिक्सल के हवाले से बेहतरीन करते हैं। क्लियर है सर वेक्टर वाली, बट पहली फिर ब्लर है, ठीक है। मतलब वेक्टर क्लियर होता है एज कम्पेयर टू पिक्सल, शार्प एजेस होते हैं। व्हेन वी नीड टू यूज़ इमेज इन डिफरेंट साइज वी नीड वेक्टर ट्रेसिंग। सेम इमेज यूज ऑन पोस्टर एंड सेम एज अ स्मॉल साइज स्पॉन्सर एट बॉटम, ठीक है। अच्छा, मोबाइल फ़ोटोज़ को वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोटो कभी भी आपकी वेक्टर में कन्वर्ट नहीं होती अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई ब्रशेज़ वगैरह यूज़ करके या उसको वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। वो फिर जो चीज़ है वो इलस्ट्रेशन बन जाती है, वो एग्जैक्ट फ़ोटो नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेटर में हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो पॉइंट में क्रिएट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जी बिल्कुल ऐसा ही है। कैन वी मेक आवर पिक्चर्स इन वेक्टर? नहीं, वो आप अगर सिंपल ब्रशेस वगैरह यूज़ करके या पेंटिंग का जो टूल है वो यूज़ करके आप उसको एक तरह से वेक्टर में लेके जाते हैं तो वो चीज़ अलग है। लेकिन एज इट इज़ जो फ़ोटो है उसको वेक्टर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जो आपकी पिक्सल बेस्ड फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डिफरेंट होती है।
आपने जेपीजी या पीएनजी नाम सुना होगा। तो वो जो जेपीजी या जेपैग जिसको कहा जाता है वो, या पीएनजी जो होती हैं वो पिक्सल बेस्ड होती हैं। जो वेक्टर होती है उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, कैसे होती है, वो जब हम टूल में काम करेंगे, जब उसको सेव करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब वो आपको समझ आएगी। ठीक है, याद रखने के लिए कि जब भी कोई चीज़ पीएनजी में है या वो जेपैग में है, वो हमेशा पिक्सल बेस्ड ही है, वो फोटो ही है, हम उसको वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि वेक्टर पीएनजी में जेपैग में सेव होता ही नहीं है। ठीक हो गया। ओके सर, पिक्सल और वेक्टर के कलर में कोई फ़र्क होता है? नहीं, इनके कलर में कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा। कलर इनके हमेशा हम सेम ही कोशिश करते हैं, सेम ही रखें, जो ओरिजिनल में है वही हम लोग वेक्टर में लेके आए। याद रहे, जब हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर लोगो क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो शुरू से ही वेक्टर में होता है। हम उसको कोशिश करते हैं कि हम लोग पिक्सल्स में ना क्रिएट करें, ताकि जब भी हम उसको कहीं भी यूज़ करना चाह रहे हो तो वो ईजिली बनाया जा सके, ईजिली उसको यूज़ किया जा सके, वो ब्लर ना हो। ठीक है, ओके। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है। हम लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे कि एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। कोई प्रोडक्ट है तो उसका ऐड कैसे क्रिएट करना है, उसमें डिफरेंट आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, हम एड्स क्रिएट करेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा जिसमें आप लोग ऐड कैंपेन जनरेट करोगे कंप्लीट, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने एड्स कैसे बनाने हैं। फिर आपका जब माइंड थोड़ा सा ओपन होगा, आप अपने टीवी पे जो एड्स आते हैं उसको डिफरेंट तरीके से देखना शुरू करोगे। याद रहे, इसमें हम लोग वीडियो एड्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग प्रिंट एड क्रिएट करेंगे जो 2 डायमेंशनल होता है। यहाँ मैं 7 सैंपल्स दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह के जो सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं वो भी होंगे इसके अंदर, या आउटडोर आप एड्स देखते हो तो वो भी इसके अंदर क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नाइकी के कुछ एड कैंपेन के इमेजेस हैं, तो हम इस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने अपने जो प्रोडक्ट है उसके साथ क्या टैगलाइन लिखनी है, उसको किस तरह बेहतर करके दिखाना है कि देखने वाला उससे अट्रैक्ट हो और उस चीज़ को परचेज करे। ठीक हो गया। अच्छा, एक कमेंट है, क्वालिटी बेटर इन वेक्टर। जी बिल्कुल, वेक्टर की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। डू वी हैव टू यूज़ एक्सटेंशन टू यूज़ वेक्टर? नहीं, कोई एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर यूज़ होता है किस तरह से और कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास नाइकी का एक और ऐड कैंपेन है, उन्होंने डिफरेंट तरीके से अपना ऐड जनरेट किया हुआ है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह हम लोग ये वाला डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे अगर आप देखें यहाँ पे कोकोला के मुझे पर्सनली एड्स बहुत पसंद हैं। वो बहुत मिनिमल होते हैं और वो जस्ट अपने सिंपल कलर्स के थ्रू ओवरऑल अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने फील एनर्जी की बात की हुई है, तो एनर्जी को फील करवाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक प्लग दिखाया हुआ है जिसके ऊपर टॉप पे उन्होंने 2 बॉटल्स रखी हुई है कोकोला की, और ये एक वेव है जो कोकोला की बहुत एक आइकॉनिक वेव है जो वो अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हल्की सी जो वेव यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसको वायर का उन्होंने ओवरऑल डिज़ाइन दिया हुआ है, बट ये वेव है जो अपने डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोक के अगर बाकी एड्स देखें तो उसके अंदर भी वो कलर बार बार यूज़ हो रहा है। अगर इस इमेज को देखें तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे उन्होंने जिराफ क्यों यूज़ किया, इसका क्या पर्पज़ है इस जिराफ को यूज़ करने का स्कैन के साथ। ओके जी, 3D लोगोस भी बनाएंगे हम या सिर्फ 2D लोगोस? 3D लोगोस बनाने का मेथड हम देखेंगे, बट 3D लोगोस नॉर्मली यूज़ नहीं होते। आजकल के दौर में 2D लोगोस ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन मेथड हम देख लेंगे। अच्छा जी, आई डिडंट इंस्टॉल टूल्स, एम आई वन स्टेप डाउन फ्रॉम क्लास? जी बिल्कुल, आप स्टेप पीछे हैं क्लास से, कोशिश करें कि आप यूज़ कर लें। ओके, क्या कोकोला ई रोज़गार का स्पॉन्सर है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ही वो स्पॉन्सर है। ठीक है, इसमें भी देखें वो वाली वेव शो हो रही है, लेकिन जिराफ का पर्पस क्या है इस ऐड के अंदर? अच्छा जी सर, हम कॉमिक बुक्स भी डिज़ाइन करेंगे। जी, अगर आपकी इलस्ट्रेशन अच्छी हो जाती है तो फिर आप कॉमिक बुक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग कैन की उन्होंने एक चीज़ डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जिराफ यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया, जिराफ ये शो कर रहा है कि जो कैन है लॉन्ग है। अब अगर पाकिस्तानी किसी जगह पे या पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर या हम लोग बिल बोर्ड्स पे ये चीज़ दिखानी होती कि जो कैन है इसकी लेंथ ज़्यादा, तो माइट भी हम लोग मोहम्मद इरफान जो बॉलर है उसको ये कैन पकड़ा देते कि जी ये पी के दिखाओ, लोगों को बताओ कि जो कैन है ये लॉन्ग है और लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो हम इस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। या हमने कोई चाय सेल करनी हो या टी सेल करनी हो तो उसके लिए हम लोगों को डांस करवाना शुरू कर देते हैं और तरंग का ऐड बन जाता है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही होती। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग एड्स क्रिएट करेंगे वो प्रॉपर क्रिएटिव एड्स होंगे, अट्रैक्टिव एड्स होंगे, इस तरह के नॉनसेंस किस्म के ऐड नहीं होंगे जिसका कोई सेंस ना बन रही हो। ठीक है, इस ऐड को देखें जो दरमियान में ऐड है, मुझे बताएं इससे क्या कीवर्ड्स आपके माइंड में आते हैं
जो कीवर्ड्स माइंड में आते हैं वो आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आती है। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है साइड के अंदर, उन्होंने जस्ट 2 हाथ और एक कैप रखी हुई है। इसको देख के बताएं आपको क्या समझ आती है। ठीक है जी, बॉटल की शेप नज़र आ रही है, कोक की बॉटल है, इसमें रिलेशनशिप को डिफाइन करें, यानी कनेक्टिविटी को कह सकते हैं, कनेक्टिविटी है एक तरह से। खाने की तरफ दिमाग जाता है, खाने की तरफ तो क्यों दिमाग जाता है, इसमें तो खाने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। खुशियाँ शेयर कर रहे हैं, ओके। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि इसके हाथ का कलर और है, उसके हाथ का कलर और है। केयर शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। कोक इज़ फॉर एवरीवन, ज़बरदस्त। शेप ऑफ कोक इज़ बिटवीन हैंड्स, ठीक है। बॉटल इमेज बन रहा है एम्प्टी स्पेस में। अच्छा, मैं आपको साथ थोड़ा सा बता दूं कि जो एम्प्टी स्पेस में आपको बॉटल समझ आ रही है ना कि बॉटल बनी हुई है लेकिन बॉटल वहाँ मौजूद नहीं है, इसको कहा जाता है नेगेटिव स्पेस, ठीक है। अगर ये बॉटल आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे कैन हमें नज़र आ रहा है, तो ये पॉजिटिव स्पेस के अंदर आपका कैन मौजूद है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो वहाँ मौजूद नहीं है लेकिन हमें फील हो रहा है कि ये यहाँ पे है, यानी कि बॉटल हमें फील हो रही है लेकिन वो वहाँ पे बनी नहीं हुई, तो उसको नेगेटिव स्पेस कहा जाता है। यानी कि उस स्पेस से माइनस कर दी गई है लेकिन उसका एक अक्स मौजूद है यहाँ पे, उसको नेगेटिव स्पेस कहा जाता है, ठीक है। हम आगे चल के डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस किस तरह क्रिएट करते हैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैंने कहा ये साथ आपको साथ बताता जाऊँ कि पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस क्या होती है। ओके जी, कोकोला की बॉटल नज़र आ रही है, ठीक है जी। केयर एंड लव शोइंग बॉटल, ठीक हो गया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक हो गया। ऐड की डिज़ाइनिंग करते वक्त व्यूअर्स की मेंटेलिटी को कैसे जज किया जाता है, ये आपने खुद देखना है कि आपने प्रोडक्ट बनाई किसके लिए, ठीक है। आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है यूज़ कौन करता है, उनकी एज क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है। आप जब भी ये कोक वगैरह अपने एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो माइंड में अपनी ऑडियंस रखें, और उनकी नॉर्मल जो ऑडियंस होती है वो यूथ होती है क्योंकि वो ज़्यादा कोक पीती है, और जो बूढ़े लोग होते हैं या जो एजेड हो चुके होते हैं वो कोक नहीं पीते, उनको डर होता है कि पता नहीं शुगर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नॉर्मली उनके माइंड में यूथ होती है, तो इसलिए उसी तरह के वर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी सर, एक हाथ पे नेल पॉलिश है और एक हाथ पे नहीं है, जी बिल्कुल। अब मुझे ये नहीं पता कि ये फीमेल हैंड है या मेल हैंड है, मुझे हाथों की इतनी पहचान नहीं है, लेकिन ओवरऑल उसे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि एक पे रेड नेल पॉलिश और माइट भी कोक का कलर यूज़ किया हुआ है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है। अब इस वाले पे आए, थर्ड वाले पे, मुझे यहाँ बताएं आपको क्या फील आ रही हो, क्या कीवर्ड्स माइंड में आते हैं इसको देख के। अच्छा जी, सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं हर बात, जी बिल्कुल, मेरा काम ही यही है, और मैं अपना काम भी ठीक से ना करूँ तो क्या फ़ायदा फिर मेरा। ठीक है, अब थर्ड इमेज में मुझे बताएं यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, इस इमेज का पर्पस क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी उन्होंने कोई टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ कोकोला लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो बॉटल है वो नेगेटिव स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। डिनर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट कोक, ठीक है। हर खाने के साथ कोक, क्यों हमें खाने की फील आ रही है, क्योंकि यहाँ फोक और नाइफ उन्होंने बनाया हुआ है कि आप खाने के साथ कोक लें, ठीक है, तो ये एक फील आ रही है। अब यही चीज़ अगर पाकिस्तानी ऐड में हमने दिखानी हो तो क्या होगा, एक कोक खुल रही है, ग्लासेस में डल रही है, टेबल पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, हंसी जा रहे हैं, कोक पिए जा रहे हैं, पता नहीं कोक में ऐसा क्या मिला दिया कि सब हंस रहे हैं। तो वो एक हमें दिखाई जाती है कि एक आइडियल फैमिली ऐसी है कि आपने खाना खाना है तो इस तरह खाना है, तो जिसकी वजह से बाकी जो लोग होते हैं वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। तो एक इस तरह का जब ऐड क्रिएट होता है तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने जस्ट वो एक इमेज के साथ बता दिया कि जी एक खाने के साथ में कोक पीनी है तो आप एंजॉय करेंगे, सिंपल।
ओके जी, ठीक हो गया। मैं कमेंट्स देख लूँ साथ साथ आप लोगों के। थर्ड शेप में बॉटल की शेप है, ठीक है, नेगेटिव स्पेस के अंदर वो शेप बन रही है। ज़रूरी है कि डिनर ही हो, ठीक है, लंच में भी आप ये फोक और नाइफ यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। हमें अब कोक के ऐड से आइडिया हो रहा है कि उन्होंने वीडियो के अलावा जस्ट स्टिल इमेजेस के अंदर, 2D इमेजेस के अंदर भी उन्होंने एक बहुत डिफरेंट किस्म के मैसेजेस दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रोशर है, थोड़े से हम ब्रोशर देख लेते हैं। हमने कल डिस्कस भी किया था ब्रोशर्स क्या होते हैं, कि मल्टीपल पेजेस होते हैं इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आपको सैंपल दिखा देता हूँ। इसके अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट पेजेस होंगे, जो कि A4 साइज़ के अंदर एक पेज होता है, या लेटर साइज़ के अंदर, डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे A4 साइज़ के अंदर उन्होंने ब्रोशर डिज़ाइन किया हुआ है। डिफरेंट इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोस्टर या फ्लायर, ठीक है, और इसके मल्टीपल पेजेस होते हैं। इट्स मोर लाइक अ बुक, लेकिन कम पेजेस के साथ, और कंटेंट भी इसका काफ़ी कम होता है बुक से, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने कौन सा फॉन्ट साइज़ रखना है इसके अंदर, जो हमारे पास टेक्स्ट है, हेडिंग का साइज़ कितना रखेंगे, बॉडी का क्या रखेंगे, बॉडी में टेक्स्ट कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें हम कवर करेंगे इसके अंदर। उसके अलावा ब्रोशर इस तरह का भी हो सकता है ट्राई फोल्ड के अंदर। अब जो हमने फ्लायर पढ़ा था वो जस्ट एक A4 पेपर जो था उसको उन्होंने 3 में डिवाइड किया था। यहाँ पे 3 A4 पेपर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी ब्रोशर हो सकता है। नॉर्मली क्लाइंट खुद बताता है कि उसको किस स्टाइल में ब्रोशर चाहिए, फिर हम उसी में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मजीद सैंपल दिए हुए। अब इस तरह के डिज़ाइन आप बहुत ईजिली बना सकोगे जब हम लोग टूल को सीख लेंगे। जो मेन चीज़ इसमें अडॉप्ट करने वाली है वो है अलाइनमेंट चीज़ों की, कि चीज़ें आपस में अलाइन हो। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम देखें बेस्ट ऑफर की जो यहाँ पे हेडिंग है, और ये टॉप से लेके बॉटम तक ये आइकन देखें, ये वाली हेडिंग देखें, नीचे टेक्स्ट देखें, ये सारा आपस में अलाइंड है, ठीक है। थोड़ी सी आपको समझ आ रही होगी कि चीज़ें टॉप से बॉटम तक बिल्कुल अलाइंड है। सेम अगर हम यहाँ पे देखें, ये बॉक्स जहाँ पे एंड हो रहा है, टेक्स्ट वहाँ पे आ रहा है, फिर ये वाला टेक्स्ट वहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी उतनी ही अलाइनमेंट है। और जितनी स्पेस सेंटर से यहाँ पे दी गई है, उतनी ही स्पेस सेंटर से यहाँ पे दी गई है। तो इन अलाइनमेंट्स की वजह से आपके डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट करनी किस तरह से है, अलाइनमेंट से डिज़ाइन पे क्या अफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे ताकि हमारे डिज़ाइन भी अच्छे लगें। होता ही है कि लोगों को डिज़ाइन का टूल यूज़ करना आ जाता है, लेकिन डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो अजीब व गरीब किस्म के डिज़ाइन बना रहे होते हैं। उनकी चीज़ें बिखरी होती हैं पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर या पूरे डिज़ाइन के ऊपर, जिसकी वजह से डिज़ाइन इतना अच्छा और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, ठीक है। अगर इस वाले डिज़ाइन को हम देखें तो उसमें उसने चीज़ों को सेंटर लाइन किया हुआ है। ये जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर न्यू ब्रांड्स है, उसी के सेंटर में उसने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, और उसके जो बॉडी टेक्स्ट है वो भी उसी तरह से सेंटर में, और नीचे जो उनका लोगो है वो भी सेंटर में। तो चीज़ें सारी सेंटर में, उसके इस साइड भी उतना ही स्पेस है और इस साइड भी उतना ही स्पेस है। तो ये चीज़ हमने अडॉप्ट करनी है। और अगर आप इस डिज़ाइन को देखना चाहें तो देखिए, मैं साथ साथ के कमेंट्स देख लूँ। अच्छा सर, आप पाकिस्तानियों की डिज़ाइनिंग के अगेंस्ट क्यों हैं? पाकिस्तानियों की डिज़ाइनिंग के मैं अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि आपका जो किसी भी नेशन को आपने अगर चेक करना हो कि उनकी मेंटालिटी क्या है, तो आप उसके एड्स देख लें, क्योंकि एड्स हमेशा कौम की मेंटालिटी को देख के बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो एड्स हैं वो पता नहीं हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसलिए बड़े अजीब व गरीब किस्म के वहाँ पे एड्स क्रिएट हो रहे होते हैं, जो हमारी कौम की मेंटालिटी को ख़राब कर रहे होते हैं, ठीक है। थोड़े से इंस्पायरेशन से रिलेवेंट। अब अगर किसी को याद हो तो यूफोन के जो एड्स हुआ करते थे, उनको देख के हम हंसते थे, अच्छा लगता था हमें वो ऐड, ठीक है। कौम में एक थोड़ी सी वो खुशी की लहर दौड़ती थी कि यूफोन का नया ऐड आया, बहुत फ़नी है, तो हमें यूफोन का नाम याद रहता था। अब यूफोन की मैनेजमेंट चेंज हो गई, अब उस तरह के एड्स भी नहीं आते। लेकिन मेन चीज़ कहने वाली क्या है कि ऐड इस तरह का होना चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्ट को डिपिक्ट करे और आपको वो ऐड याद रहे। ऐसा ऐड ना हो कि पूरा ऐड देखने के बाद आपको पता चले कि अच्छा ये इस प्रोडक्ट का ऐड था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को भी मर्ज किया जाए और एक अच्छे एड्स क्रिएट किए जाएँ। इसलिए मैं पाकिस्तानी, अब इंसान अपने आप को क्रिटिसाइज़ करे ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं पाकिस्तानी एड्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग काफ़ी पीछे हैं बाकी दुनिया से। हमारे एड्स बेहतर होना शुरू होंगे तो हमारी जो कौम की थोड़ी मेंटालिटी है वो थोड़ी बेहतर होगी। वो किसी चीज़ से इंस्पायर होंगे तब वो बेहतर होंगे, ठीक है। मेन चीज़ है इंस्पायर होना। और हमेशा जो हमारी नेशन होती है वो मीडिया से ही इंस्पायर हो रही होती है। जो उनको सामने चीज़ बार बार दिखाई जा रही होती है, हम उसी चीज़ को अडॉप्ट करते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये काम होता ही इस तरह से है, ठीक है।
अच्छा जी, सर ऑडियंस इज़ ऑलमोस्ट सेम आइदर इन यू साउथ एशिया एंड इन यूरोप। नहीं, ऑडियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप कभी यूरोप के एड्स देखें, आपको आइडिया होगा कि वहाँ के एड्स में और हमारे एड्स में कितना फ़र्क है। और मैं जब भी जैसे बता रहे हैं, हम कह रही हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, जब भी क्रिटिसाइज़ करूँगा किसी भी डिज़ाइन को तो साथ में सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। कंप्लेन करना बड़ा आसान है, साथ सोल्यूशन दें, तो मैं वो सोल्यूशन भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि हम किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, प्लीज़ सर अ फ्यू टेक अगेन और टू ब्रोशर, थोड़ा सा बताइएगा। मुनीब आप क्या कह रही हैं? फ्यू टेक अगेन, अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देख, क्योंकि पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है जी। ऑडियंस इन सेम इन बोथ साउथ एशिया एज वेल एज यूरोप मैनेजमेंट फॉल दे एक्चुअली डोंट ट्रांसलेट पाकिस्तानी ऑडियंस। चॉकलेट के लिए फुल मैंने दिखाई है टीवी पे, ठीक हो गया। वाई इंडियन एड्स आर सो क्रिएटिव बट पाकिस्तानी एड्स लुक डम्प। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तानी डिज़ाइन एजेंसी जो होती है, जो डिज़ाइन क्रिएट कर रही होती है, वो कॉपी करते हैं इंडियन एड्स को, और जब वो कॉपी कर रहे होते हैं उसमें चेंज इतने अजीबोगरीब हो जाते हैं जिसकी वजह से फाइनल एड जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जो इंडियन एड एजेंसीज हैं उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो अपनी ऑडियंस को इंस्पायर कर रहे होते हैं। हम लोग अपनी ऑडियंस को डांस करवा रहे होते हैं, कभी शादियां चल रही हैं, कभी मेहंदी चल रही है, उसमें जी चाय पी जा रही है, तो ये चीज़ें नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, आपको स्टोरी डेवलप करो, कोई इंस्पायर करो अपनी ऑडियंस को कि हम लोग घरों में किस तरह रहते हैं, हम लोग किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। या आपने अभी रिसेंट एड्स देखे होंगे कोविड-19 के बारे में कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। रमज़ान आता है तो हम जामे शीरी एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, गार्ड जो है हमारे घर का उसको हम जी जामे शीरी शेयर करें, जो हमारे बच्चों को एक चीज़ सिखाई जा रही है वो अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी दूसरी चीज़ है वो दुनिया अलग हो जाती है फिर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको मज़ीद कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ प्रीवियस स्टूडेंट्स के। ये मेरे ख्याल में लास्ट सैम्पल्स हैं, इसके बाद आगे चल के हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसी पे काम होगा। ये एक स्टूडेंट ने संडे कॉफ़ी हाउस, जो मैंने एक इनको असाइनमेंट दी हुई थी, उसके बारे में एक लोगो क्रिएट किया हुआ है, उस लोगो को उसने मौके में प्लेस किया है, जिसकी वजह से ये एक थोड़ी सी रियल फील दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर उसने होम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, संडे कॉफ़ी हाउस के लिए, और एक कॉफ़ी को नेगेटिव स्पेस के अंदर क्रिएट किया है, कॉफ़ी के मग को, ठीक है। तो ओवरऑल एक आइकन क्रिएट हुआ और नीचे से अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एक लोगों की असाइनमेंट इस तरह से परफॉर्म हुई है। तो ये आइडियाज़ आएंगे कहाँ से, किस तरह जनरेट करें, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक स्टूडेंट ने यहाँ पे फैमिली डेंटल का एक ओवरऑल लोगो क्रिएट किया। मुझे बताएं इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इस ग्राफिक के अंदर क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा जी, फ़र्क लैंग्वेज की वजह से है, यूरोप में इंग्लिश बोली जाती है इसलिए उनको जल्दी समझ आ जाता है लोगो डिज़ाइन पाकिस्तानी इंग्लिश देख के वैसे ही पागल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि यूरोप में और अमेरिका में जस्ट लैंग्वेज का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हमारी इनकम में और उनकी इनकम में फ़र्क है। हम जब ऐड कोई देख रहे होते हैं तो हम इतनी जल्दी प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती। यूरोप में इस तरह नहीं होता, वहाँ पे चीज़ें परचेज़ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप सब्सक्रिप्शन बेस पे चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने चीज़ कैश पे ही परचेज़ करनी है। वहाँ के रूल्स डिफरेंट है, वहाँ के लोगों की इनकम डिफरेंट है। आप अगर देखें अपने टीवी चैनल को तो आपको दिन में कितने गाड़ियों के एड्स नज़र आते हैं टीवी पे, माइट बी एक या एक भी नहीं। यूरोप के टीवी चैनल्स ओपन करें, वहाँ पे आपको डिफरेंट गाड़ियों के ऐड नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको एमिरेट्स का ऐड नज़र आएगा, कतर एयरवेज़ का ऐड नज़र आएगा। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे हमें एयरलाइंस के ऐड नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो बंदा अफोर्ड करता है वो टीवी नहीं देख रहा होता बैठ के, ठीक है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो यूरोप को और साउथ एशिया को डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है। थोड़ा सोचें डिटेल में तो आपको मज़ीद डिफरेंसेस नज़र आएंगे। ओके जी, ठीक हो गया। पाकिस्तानी लिप्टन टी एड इन 90s वाज लास्ट एड दैट इंस्पायर्ड मी, ठीक है जी। वी एंटरटेन आवर ऑडियंस, अदर कंट्रीज इंस्पायर्ड देयर ऑडियंस। हमें इंस्पायर करना है, ठीक है, एंटरटेन नहीं करना। अच्छा जी, फैमिली इन शेप ऑफ टीथ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। टीथ बना हुआ है, फैमिली बनी हुई है, स्पेस में कुछ को एप्पल नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे ये टीथ बना हुआ है क्योंकि डेंटल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा,
तो उन्होंने ओवरऑल इस तरह से रेड कलर और ब्लू कलर जो है नॉर्मली आपके मेडिकल रेलिवेंट जो फील्ड है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो उसकी उन्होंने ओवरऑल ये क्लाइंट के लिए लोगो क्रिएट किया था जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा एक और मैंने असाइनमेंट दी हुई थी ब्लू माउंटेन ट्रैवल एंड टूर्स के लिए, उसके लिए उन्होंने एक ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट किया है जिसके अंदर माउंटेन्स रखी हैं ब्लू कलर के अंदर और अपने डिज़ाइन को मॉकअप के अंदर डिस्प्ले किया हुआ। और ये चीज़ें आप भी बड़ा ईजिली बना सकेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका फ्यूचर किस तरफ जाएगा। अच्छा जी, आवर ऑडियंस हैव अपडेटेड बट एड एजेंसीज हैव नॉट येट देयर डोंट एग्जिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने जी टेलर के लिए एक उनका क्लाइंट था जिसके लिए उन्होंने लोगो क्रिएट किया। अब इसके अगर हम देखें तो उन्होंने जी टेलर को जेड के साथ डिफाइन किया है, साथ में उन्होंने थ्रेड के साथ यहाँ पे उसकी थोड़ी स्टिचिंग की हुई है जेड के आइकन की। तो ओवरऑल हमें नज़र आ रहा है कि टेलर की बात हो रही है, नीडल वगैरह दिखाई हुई, तो इस तरह से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया और मॉकअप में उसको प्रेजेंट करके फाइनल उन्होंने टच दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और असाइनमेंट थी संडे कॉफ़ी हाउस के नाम से, और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सन को हाफ में कट करके और यहाँ पे साइड पे उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है संडे कॉफ़ी हाउस और बॉटम पे एक टैगलाइन ऐड की हुई है। और इसी तरह की असाइनमेंट्स आपको भी दी जाएंगी जो आप क्रिएट करेंगे। फिर ये एक मूवी पोस्टर उन्होंने क्रिएट किया स्टूडेंट ने और यहाँ पे उन्होंने आउटडोर मॉकअप के अंदर प्लेस किया। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मॉकअप में प्लेस करने से चीज़ कितनी अच्छी लगती है। अब अगर ये डिज़ाइन आप अपने क्लाइंट को सेंड करते हो और उस डिज़ाइन को देखता है तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद सच में आउटडोर में इसका डिज़ाइन यूज़ हो रहा है, और क्लाइंट को ये चीज़ ज़्यादा ट्रस्ट देती है कि किसी पर्सन ने इससे डिज़ाइनिंग करवा के आउटडोर प्रॉपर कैंपेन रन की है, तो मैं भी इस बंदे पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उस गरीब को ये नहीं पता कि हमने जस्ट फोटोशॉप के अंदर इसको प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर या आपके सैम्पल्स के अंदर इस तरह से डिज़ाइंस पुट होंगे या उस तरह से प्लेस होंगे तो फिर क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा आता है, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करेगा और आपको प्रोजेक्ट दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या वाटर शॉर्टेज के बारे में एक कैंपेन रन की थी। उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है हाफ में कट किया है अपने डिज़ाइन को और एक तरफ उन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर पानी हमारे पास है तो क्लाउड्स हैं और इस तरह से ग्रीनरी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर पानी ख़त्म हो जाता है 2025 तक तो हमारा जो ओवरऑल अर्थ है वो इस तरह की हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने फैक्ट लिखा हुआ है, ये नीचे कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट की डोनेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं और दरमियान में उन्होंने एक ग्राफिक क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है जो उन्होंने क्लाइंट के लिए क्रिएट की हुई है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है, सेम तरह के कलर यूज़ हो रहे हैं, सेम तरह की हेडिंग यूज़ हो रही है, फॉन्ट सेम तरह के यूज़ हो रहे हैं और ओवरऑल एक थीम क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। हमने भी इस तरह से डिज़ाइन करना है कि ओवरऑल चीज़ों को कंसिस्टेंट रखेंगे। ये एक और मूवी का पोस्टर उन्होंने क्रिएट किया है बुक थीफ, जिसके अंदर उन्होंने बुक की जो ओवरऑल पेपर होता है उसकी फील दी हुई है, साथ में उन्होंने टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो एक बड़ा इजी डिज़ाइन है, इसको डिज़ाइन करना बहुत ईजी है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप इस तरह का आइडिया कहाँ से लेके आएंगे, तो वो इंस्पायरेशन कैसे लेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने एक लोगो क्रिएट किया हुआ है स्टेप टुगेदर का, वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर अब मैं दिखाना ये चाह रहा था कि उन्होंने डायरेक्ट ये लोगो नहीं क्रिएट कर दिया, उन्होंने डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर डुअल फेस के साथ ट्राई किया, टेक्स्ट को इस तरह से लिख के चेक किया, ठीक है, और बैक पे शेप ऐड करके देखी। फाइनल उन्होंने मुझे खुद सेंड किया कि इनमें से सर फाइनल कर दें कौन सा डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। मैंने ये वाला फाइनल किया था, जिसके बाद उन्होंने उसमें फाइनल चेंजेस करके इस तरह से फाइनलाइज किया है लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंडेबल्स का उन्होंने पोस्टर क्रिएट किया, ये भी असाइनमेंट थी जिसके लिए उन्होंने पोस्टर क्रिएट किया है मूवी का, ठीक है। सारा एक जो ओवरऑल थीम है वो मूवी से एलिमेंट ही है, उसी के इमेजेस यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। एक और पोस्टर उसका क्रिएट किया हुआ है करेक्टर के साथ और उसका यहाँ पे एक डायलॉग लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ये एक यहाँ पे लोकल एक फैमिली मेला था, उसके लिए क्लाइंट ने हायर किया था एक स्टूडेंट को और उसने उसका पोस्टर डिज़ाइन किया है। थोड़ी सी यहाँ पे देसी लुक देने की कोशिश की है उसने, यहाँ पे मोर वगैरह ऐड करके और ये लाइटें वगैरह ऐड करके, तो उसमें भी सारा जो पोस्टर है उसमें कंटेंट वगैरह दिया हुआ है सारा, ठीक है। तो एक ये भी स्टाइल यूज़ हुआ है। और उसके अलावा एक स्टूडेंट को ये थोड़ी स्टोरी समझिएगा कि इसमें है क्या। एक स्टूडेंट को जॉब की ऑफ़र आई एक कंपनी से, उन्होंने कहा कि हमें एक डिज़ाइनर चाहिए और उसको एक टास्क दिया गया कि आपने एक पोस्ट क्रिएट करनी है कि जहाँ पे
डिज़ाइनर्स को कहा जाए कि आप ग्राफिक डिज़ाइन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। सिंपल एक पोस्ट क्रिएट करनी है कि जिस पे डिज़ाइनर्स को कहा जाए कि वो ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उस स्टूडेंट ने इस असाइनमेंट के लिए ये वाला जो करैक्टर है, ये बच्चा अगर आपको याद हो, और इसकी उसने इलस्ट्रेशन क्रिएट की, और उसका एक बड़ा वो मशहूर सा जो शुरू में वीडियो आती थी कि वो ये डिज़ाइनर मेरा बैग वापस कर, वो जो एक याद होगा आप लोगों को। तो मेरे ख्याल में अहमद नाम है इस बच्चे का। तो उसका उन्होंने इलस्ट्रेशन क्रिएट किए यहाँ पे कि वही डिज़ाइनर सीवी दे जल्दी कर जल्दी। इसकी एक वीडियो है जिसमें वो कहता है कि वो ये बैग दे मेरा जल्दी कर जल्दी, इस तरह करके कुछ इसकी वीडियो है। तो उसको यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट लिखा है और बॉटम पे उन्होंने कहा है कि आपने सीवी जमा कहाँ पे करवानी है। तो ये एक स्टाइल उसने एक यूज़ किया है कि ह्यूमर ऐड किया है अपने पोस्टर के अंदर। अगर आप भी इस तरह की इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, आगे चल के जब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन तो आप ये चीज़ ऐड कर सकेंगे उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक के क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे अपनी आज की क्लास की जो असाइनमेंट है उस पर चलते हैं। मैं तब तक आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ। अच्छा जी, वाई यू सेइंग गरीब टू क्लाइंट, जी गलती होगी, मैंने क्लाइंट को गरीब कह दिया। सर क्या ये गलत नहीं होगा? अच्छा, मॉकअप का आप पूछ रहे होंगे कि क्या मॉकअप हम यूज़ करते हैं और क्लाइंट उसको समझे कि हमने उसको आउटडोर में यूज़ किया हुआ, तो ये गलत नहीं होगा। अगर क्लाइंट आपसे पूछ लेता है कि क्या ये चीज़ प्रिंट हुई हुई है या आपने मॉकअप यूज़ किया हुआ, तो आप उसको बता दें कि ये मॉकअप मैंने यूज़ किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ऑलरेडी जस्ट पोस्टेड है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, और क्लाइंट उसको देख के जो मर्जी सोचता रहे, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्लाइंट जब पूछ रहा है आपसे तो फिर आपने सच बोलना है, वहाँ हम उससे झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा जी, सर डजेंट कम इन चीटिंग लाइक वी आर मेकिंग फूल ऑफ क्लाइंट। नहीं, इस तरह से चीटिंग नहीं होगी। मॉकअप का पर्पज़ ये होता है कि उसको रियल लाइफ के अंदर दिखाएं। क्लाइंट उससे क्या सोच रहा है वो चीज़ अलग है, लेकिन क्लाइंट जब आपसे पूछ रहा है कि आपने मॉकअप यूज़ किया हो, तो फिर आप उसको बताना कि हाँ जी ये मॉकअप यूज़ हुआ है। ओके, डू वी टेक पिक्चर्स फ्रॉम गूगल फॉर प्रेजेंटेशंस? नहीं, हम गूगल से कोई इमेज नहीं लेंगे। मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप लोगों ने पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, ठीक है, वहाँ से आप पिक्चर्स लोगे। अच्छा जी, यही तो फ़र्क है एशिया और यूरोप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है जी, ठीक हो गया। टाइपोग्राफी के बारे में कुछ बताएं। टाइपोग्राफी मैंने आपको बताया कि हम लोग फ़ॉन्ट्स कौन से चूज़ करने हैं, इस पूरी फील्ड को टाइपोग्राफी कहा जाता है। किस साइज़ में फ़ॉन्ट रखने हैं, कैसे रखने हैं, तो वो सारा कुछ ओवरऑल टाइपोग्राफी के उसमें आता है। अच्छा सर, हम अपनी ग्राफिक या लोगो का कॉपीराइट कैसे हासिल कर सकते हैं? कॉपीराइट के लिए आपको गवर्नमेंट के डिफरेंट जो इदारे हैं उनको चेक करना होगा, लेकिन नॉर्मली हमें कॉपीराइट की ऐसे इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। पाकिस्तान में अगर कंपनी चाहती है कि वो कॉपीराइट लेना चाहे, तो वो कंपनी का पर्पस है या कंपनी का अपना मसला है कि वो कॉपीराइट कहाँ से लेती है। बट इसका मेथड एक है, मैं कोशिश करूँगा अगर वो मेथड कंप्लीट रिटर्न में मुझे मिल जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि अगर आप कोई कॉपीराइट ख़रीदना चाहते हैं तो वो ले लें। लेकिन होता ही है कि वो आपका जो आर्ट वर्क है वो इतना, उसकी उतनी प्राइस नहीं होती जितना वो कॉपीराइट पड़ जाता है, तो वो चीज़ बड़ी महंगी हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा आज की जो हमारी क्लास की असाइनमेंट है उसको थोड़ा समझ लें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे पढ़ाने का मेथड कुछ इस तरह से है कि मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, और उसके बाद फिर मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आए और आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ हो। अभी मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि अगर आपसे क्लाइंट बात करता है तो आप उसको आगे से कैसे रिप्लाई करोगे, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट अगर आपसे कोई बात करता है, कोई मैसेज करता है आपको, तो आप उसको क्या रिप्लाई करोगे। उसके लिए मैंने एक सैम्पल मैसेज यहाँ पे रखा हुआ है। क्लाइंट ने वो मैसेज आपको किया है और आपने उसका रिप्लाई कमेंट्स में यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। कमेंट्स में आप लिखोगे कि आप इस क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे, ठीक है। याद रहे, आपने बाकियों से चीटिंग नहीं करनी, ना देखना है कि बाकी क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपने अपना रिप्लाई खुद लिखना है। जितना आप अपना लिखोगे, बेशक वो बुरा है, डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने चीज़ सिखाई नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ अभी आप स्टैंड कहाँ करते हो। आपने कोशिश करनी है कि अपना जितनी आपको समझ आती है उतना आप लिखें, ठीक है। और आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो काम आपसे करवाए। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ें। क्लाइंट ये कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर हु कैन क्रिएट लोगो फॉर माई होटल, वी आर ऑफरिंग सी फूड, ठीक है। क्लाइंट को आपको एक समझ लेंगे, क्लाइंट ने आपको मेल किया है और वो ये कह रहा है कि मुझे एक डिज़ाइनर चाहिए जो कि मेरे होटल का लोगो क्रिएट करे, और हमारा जो होटल है वो सी फूड का होटल है, ठीक है। हम सी फूड सेल करते हैं, सी फूड सर्व करते हैं। आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है
कि आप एक डिज़ाइनर हैं और आप उसका लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ये काम आपने अभी करना है, अभी आपको क्लाइंट का मैसेज आया है और अभी 1 मिनट के अंदर अंदर आपने रिप्लाई करना है, ठीक है? तो अभी कमेंट में रिप्लाई लिखना शुरू कर दें, तब तक मैं आपके बाकी कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपने थोड़ा टाइम लेना है, 5 मिनट लेने हैं इसको पढ़ने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, तो ले लें, लेकिन आपने रिप्लाई खुद करना है, बाकियों के कमेंट्स नहीं पढ़ने। कोई सही गलत नहीं है, ठीक है? ये नहीं होगा कि ये गलत है या वो सही है, जस्ट हम ओपन डिस्कशन करेंगे इसमें। ओके जी सर, जो ड्राइंग टैबलेट होता है उस पर तो एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की चलते हैं, सो इट कैन बी यूज फॉर डिज़ाइन फिनिशिंग, राइट? ड्राइंग टैबलेट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको यूज़ करना आता है, आपकी स्केचिंग अच्छी है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। सर प्लीज़ होम ही वी कैन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर के लिए। अच्छा ठीक है। सर हम पिक्चर डाउनलोड करेंगे अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए, वो पिक्सल में होगी, देन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होगी? हम जब डिज़ाइन करेंगे मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू एंटरटेन यू। ओके, आप लोग अपने रिप्लाईज लिखते जाए, मैं पढ़ता जाता हूँ। अपना टाइम ले लें आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक, कुछ बच्चे बहुत डिटेल में लिख रहे हैं, अच्छी बात है, और कुछ बच्चे जस्ट एक लाइन में इसको ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा कोशिश करेंगे डिटेल में लिखें, उसको कन्विंस करना है आपने। उसने ये एक ईमेल सिर्फ आपको नहीं किया, उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर, तो जब डिज़ाइनर ढूंढ रहा है तो वो 3-4 और लोगों को भी मैसेज करेगा। अच्छा, आप लोगों ने लोगो नहीं बना के देना उसको? कुछ बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि लोगो कैसे क्रिएट होगा। हमने वो नहीं चीज़ देखनी है, हमने जस्ट वो कन्विंस करना है कि मैं लोगो बना सकता हूँ, ठीक है? लोगो बनाना नहीं है हमने। ये मज़े का रिप्लाई है, हेलो सर आई एम हु यू आर सर्चिंग।
हमने उसको बताना है कि मैं क्यों वो हूँ जिसको आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसको सिर्फ कह देने से काम नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ बल्कि आप लोगों को डायरेक्ट डिज़ाइंस। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने ये लिखा, वी आर warmly welcome and we did the same thing many years. We may provide the best facility to your seafood, wonderful toward public। ठीक है, ये कुछ अच्छा है। अच्छा जी, आई एम अ डिज़ाइनर एंड अ डिजिटल मार्केटर टू। आई नो हाउ टू डिलाइट कस्टमर्स थ्रू डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग। इट्स माय प्लेजर। आई हैव सम सैम्पल्स ऑफ डिज़ाइनिंग। ये अच्छी बात है, आपने इसमें सैम्पल्स का भी कहा है उसको, ठीक है, और ओवरऑल उसको कन्विंस कर रहे हैं प्रॉपर्ली। अच्छा, उसके बाद एक स्टूडेंट ने कहा है जी, आई सॉ योर ईमेल एंड रियलाइज्ड यू आर लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर टू क्रिएट लोगो। आई एम क्रिएटिव डिज़ाइनर। ठीक हो गया। Samples of design related to hotel design. I have attached some samples. This is good. ये लाइन अच्छी है। I hope to hear from you soon. Regards, Marine. Marine, आपने might be पहले बिडिंग पढ़ी हुई है या पहला आपका रिप्लाई है? इससे रेलिवेंट चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं या आपका फर्स्ट टाइम इस तरह का रिप्लाई लिख रहे हैं? अच्छा, ये मज़े की चीज़ है, ये देखिएगा। You are at right place. I am seafood lover as well. It's healthy and tasty. I am sure you will satisfy with my work। ठीक है, मैंने पर्सनल टच इसमें एक दिया हुआ है। ओके जी। हाय, मोमिना खान और पाकिस्तान एनर्जेटिक प्रोफेशनल। ठीक है। आई विल सर्व माय वर्चुअल सर्विसेज ग्रीटिंग कार्ड लोगो। ये अब गलत चीज़ है ना। देखें, हमने उसने कहा मुझे लोगो डिज़ाइनर चाहिए और हम उसको क्या कह रहे हैं, मुझे एमएस ऑफिस में डाटा एडिटिंग भी आती है, मुझे फॉर्मेटिंग भी आती है, मैं विजिटिंग कार्ड भी क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो वहाँ पे बात हो रही है लोगो डिज़ाइन की, हम वही लिखेंगे। ठीक हो गया। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर लोगो, माय पोर्टफोलियो इज़ अटैच्ड बिलो, काइंडली हैव अ लुक। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। Sure, I personally like seafood, so I always pour my heart in this. Okay, if you are interested, let's talk overloads. Zabardast, zabardast. Second, no, it's as good as my designing. If you want, this is good. Zabardast. Okay, जी। Share me your file work feel same। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हम कर क्या रहे हैं, ये ओवरऑल चीज़ क्या है? इसको कहा जाता है जी बिडिंग, ठीक है। नॉर्मली इसको बिडिंग या प्रपोजल राइटिंग कहा जाता है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम जो अप्लाई कर रहे हैं, इस पे हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा जहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि क्लाइंट को हमने कन्विंस कैसे करना है कि वो अपना प्रोजेक्ट हमें दे, ठीक है। इसको बिडिंग कहा जाता है या प्रपोजल राइटिंग कहा जाता है, जिस चीज़ को हमने पढ़ना है। ये मैंने जस्ट आपको एक हल्का सा टच दिया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि हमने क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि हमने क्या बात उससे करनी है, क्या बात नहीं करनी, कब बात करनी है, कब बात नहीं करनी, ठीक है। तो वो सारा कुछ डिटेल में हम देखेंगे। अच्छा, उन्हें वेलकम करने के बाद पहले आप अपने बारे में लोगोस दिखाएंगे सैंपल, ताकि उनका इंटरेस्ट हो लोगो डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, ठीक है जी। ये जस्ट मैंने एक टेस्ट दिया था आपको, जस्ट थोड़ा चेक करना चाह रहा था कि आपको ओवरऑल
कितना आइडिया है डिज़ाइन का, और रिप्लाई करने का, क्लाइंट को रिप्लाई करना कितना आता है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ठीक है, वो थोड़ा मैं देखना चाह रहा था, ताकि फिर हम उस डिटेल के अंदर काम करें। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद आप लोगों का जो होमवर्क है, आप लोगों ने जो घर में काम करना है, वो सिर्फ ये है कि आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कोशिश करें कि एटलीस्ट ये 3 सॉफ्टवेयर आपके हो जाएं, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप और MS ऑफिस। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है वो इंस्टॉल कर लें। बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आप में से जो भी किसी को भी इशू फेस करते हैं तो वो सर फयाज को कांटेक्ट करें, वो आपको वहाँ से बता देंगे, खुद आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस लेके तो आपका जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करवा देंगे। ठीक है, तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि ये हो गया या वो हो गया। कोशिश करें कि आज के दिन ही आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, फाइवर पे तो बिडिंग नहीं होती, गिग बनती है बस। फाइवर पे भी बिडिंग होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे होती है, कैसे करते हैं वो, तो उस चीज़ को भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके जी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। हमारा आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया है। कल से इंशाल्लाह हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम स्टार्ट कर देंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी कोई किसी किस्म की चीज़ बाद में याद आती है तो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं वो चाहें तो खुद से ओपन करके ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं करना कि ये ना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना पड़ जाए और कुछ ख़राब हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।